ड्रामा की शुरुआत होती है और अपना मेल लीड लिन, जो कि अभी डॉक्टर लिन है, वो यहाँ पे ना एक सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये सर्जरी करीबन है ना 22 घंटे के लिए चलती है और ये सक्सेसफुल होती है। और सब इधर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि डॉक्टर लिन, आपके हाथ की सफाई काफ़ी अच्छी है। और इधर ऑपरेशन के बाद में वो बाहर आता है और यहाँ पे ना पेशेंट की फैमिली होती है और वो कहती है थैंक यू डॉक्टर लिन यूसन। मेरे हस्बैंड कैसे हैं? कि काफ़ी अच्छे हैं, हमने ट्यूमर निकाल दिया, सर्जरी बिल्कुल अच्छी तरीके से गई। और इधर है ना 2 सीनियर डॉक्टर्स देख रहे होते हैं उसे। और वहाँ पे एक न्यूरोसर्जन डॉक्टर होता है, वो कहते हैं कि ये काफ़ी टैलेंटेड है डॉक्टर लिन, इनके पास में टैलेंट है और साथ साथ में कंपैशन भी है। वो लोगों का दर्द समझते हैं और उनके साथ में प्यार से व्यवहार करते हैं। तब इधर है ना लिन को कॉल आता है उसके फ्रेंड की तरफ से, शाओ जियाची की तरफ से। और वो पूछता है कहाँ पे हो? कि मैं तो शंघाई में हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है तुम आजकल है ना हमारे साथ में हैंग आउट नहीं करते, वुक्शी आ जाओ, मैं तुम्हें नई गर्ल्स इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मीर कहता है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो उसका फ्रेंड कहता है तो फिर इसका मतलब तुम्हें और किसी में? कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब तुम बाहर पढ़ते थे तभी तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, माना उस समय तुम काफ़ी बिजी थे और बुक्स में घुसे हुए रहते थे, बट अब तो तुम है ना लड़कियां देख सकते हो ना। तो मीर कहता है नहीं, मेरे दूसरे प्लान्स है। तो उसका फ्रेंड कहता है नहीं 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 नहीं, मैंने उसे प्रॉमिस कर दिया है, तुमको वुक्शी आना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा उससे। तुमने उसे अट्रैक्ट किया? कि मैंने? कि हाँ, लास्ट वीक याद है जो मेरी मॉम की पार्टी थी, उसके अंदर है ना उसने तुमको देखा, और आज जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा। ट्रस्ट मी, नी चियोंग की डॉटर है, वर्थ इट है। और मेरी ये नाम सुनते ही चौंक जाता है। और अपन को एक तरीके से बताया जाता है कि नी चेंग हुआन की है ना बेटी है, नी जी हुआन, जो कि अपनी फीमेल लीड है और मिलिट का उसके ऊपर क्रश है हल्का सा। और उसे है ना उसने काफ़ी बार नोटिस भी किया है और अपने फ्रेंड की मॉम के बर्थडे पार्टी के अंदर उसे देख रहा था। और मीर कह देता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और मिलिट इधर कार से है ना वुक्शी की तरफ रवाना होता है और वो काफ़ी खुश होता है। और उधर उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने हाँ बोल दिया, तुम हमेशा मना ही करते थे, ऐसा क्या हुआ बताओ। तो अपना मिलिट बोलता है वेल, मेरी थोड़ी एज हो गई है। और इधर वो स्माइल करता है और फिर कहता है मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ, मुझे गाड़ी चलाने दो ढंग से, मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा उधर। कि ठीक है, मैं जब तक फीमेल लीड को पिकअप करता हूँ। तभी एक ट्रक ड्राइवर चल रहा होता है और एक पॉली बैग आता है और उसकी स्क्रीन पे लग जाता है, तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो ब्रेक मार के रोकने की कोशिश करता है, साइड में लगाने की कोशिश करता है, बट है ना ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होता है और वो आके अपने मिलिट से टकरा जाता है और काफ़ी सारी बाउंसिंग बॉल्स गिर रही होती है इधर, और कार एकदम से है ना रोल ओवर कर जाती है और अपने मिलिट का एक्सीडेंट हो जाता है काफ़ी बुरा। और इधर वो कार में पड़ा होता है और बाउंसिंग बॉल्स गिर रही होती है। इधर अपन को है ना फीमेल लीड से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि नानजिंग में रहती है और अभी ईयर है 2011 और अपनी फीमेल लीड का नाम है नी जी हुआन। और इधर वो अपने कज़न के साथ में, जियांग रुई के साथ में, जो कि यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ रहा होता है कि देखो अंकल ने, कि ओ सॉरी अंकल कहाँ से, अब तो तुम्हारी मॉम ने ना डाइवोर्स दे दिया है नी चेंग हुआन को, उन्होंने है ना नानजिंग के अंदर एक प्राइम साइट खरीद ली है, मुझे लगता है आपके फादर है ना सब कुछ खरीद लेंगे इधर और एक बहुत ही अच्छी हाई क्लास है ना सोसाइटी बनाएंगे। और इधर उसका कज़न कहता है कि पता है वो कल इधर ही थे नानजिंग के अंदर। कि हाँ मुझे पता है, मेरे को टेक्स्ट आया था कि तुमने 1 वीक पहले उनको पार्टी में एम्बेरस किया, उसके बाद में उन्होंने तुमको टेक्स्ट किया, मैंने तो सुना था वो तुमसे रिश्ता तोड़ने वाले हैं। क्या ऑफ कोर्स नॉट, वो मेरे डैड है। पाए तुम उनके बारे में क्यों न्यूज़ देख रहे हो? कि वो तो मैं गेम खेल रहा था, गेम के बीच में ब्रेक था इसलिए। तभी यहाँ पे बेल बजती है तो जियांग रूई कहता है प्लीज़ प्लीज़ जाके ना दरवाज़ा खोल दो ना, मेरा ट्विटर होगा, कि तुम्हारा भी तो पाम है, कि प्लीज़ मैं ये गेम खेल लूँगा जब तक। और वो भी ना जियांजिंग यूनिवर्सिटी जाता है, तुम्हारी वाली यूनिवर्सिटी में ही, और वो बिजनेस स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। तो जी हुआंग बोलती है कि मैं कैंपस पे नहीं रहती हूँ, मैं इधर रहती हूँ ना तुम्हारे घर, तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ। इधर उसका कज़न बोलता है प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ तुम दरवाज़ा खोल लो। और अपनी फैमिली जाती है और दरवाज़ा खोलती है और यहाँ पर अपन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जुआंग जू से, जो कि उसका क्रश है और अपना सेकंड मेल लीड है। और फीमेल लीड है उसको देखती रहती है और टाइटल आ जाता है शाइन ऑन मी एपिसोड 1। और अब कहानी 1 साल से फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है और ईयर आ जाता है 2012 और अपनी फीमेल लीड ने इंटर्नशिप करने के लिए गई थी और अब वो वापस आ रही है नानजिंग और उसका ना ग्रेजुएशन खत्म होने वाला है। तो कुछ ही टाइम में ना वो जॉब भी सर्च करना स्टार्ट कर देगी। एक तरीके से कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट रन्स होते हैं ना फाइनल एग्जाम से पहले, उसी तरीके से इधर अपनी फीमेल की ग्रुप के अंदर ना सब बात कर रहे होते हैं कि हम काफ़ी एक्साइटेड है। इधर अपनी फीमेल कहती है फैंग और फी को कि तुम हमारे लिए क्या ला रही हो? कि हाँ मैं खाना लेके आई हूँ, तुम चिंता मत करो। फैंग को खाना काफ़ी पसंद है और जो दूसरी बंदी फैन है वो इतनी ज़्यादा बात नहीं करती है। और इधर है ना फीमेल को रिसीव करने के लिए नॉर्थ गेट पे खड़े होते हैं और सबसे पहले दरवाज़ा खोलती है फैंग, जो कि आमीन की गर्लफ्रेंड भी है। और फैंग कहती है हाँ खाना मुझे बहुत पसंद है। और इधर है ना उसकी सारी फ्रेंड्स होती है और सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और अपन को बॉस से इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर फैन से। और इधर है ना सिलोंग भी होती है और वो कहती है कि एक सरप्राइज भी आने वाला था, अभी तक नहीं आया। तभी उनके बॉयफ्रेंड भाग के आते हैं और उनके पीछे फीमेल देखती है कि जुआंग जू भी आ रहा है, जो कि उसका क्रश है, बट उसके साथ में रॉन्ग होती है। और यहाँ पे ना काफ़ी ऑकवर्ड साइलेंस होता है।
तभी शिलोंग पूछती है कि तुम दोनों साथ में आए? तो ये रोंग बोलती है हाँ, हम आते वक्त यहाँ मिल गए थे। और फिर रोंग कहती है वेलकम। तो अपनी फीमेल बोलती है थैंक यू। और फिर फीमेल कहती है मैं तो थोड़ा सा ही खाना लेके आई थी, इतने सारे लोग। तो सीलियांग बोलती है तुमको क्या लगता है हम इसके लिए आए हैं? वेल तुम भी एक कारण थी। बस जुआंग हू की है ना नौकरी लग गई है हुआ बैंक के अंदर, और पेमेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो आज उसकी तरफ से ट्रीट होगी। और इधर अपनी फीमेल कहती है हुआ बैंक काफ़ी अच्छा बैंक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इधर है ना जुआंगजू बोलता है कि तुम तो कल आने वाली थी, आज कैसे आ गई? तो फैन है ना उसे पकड़ के लेके चली जाती है कि चलो कि हम सबको भूख लगी है। और फिर इधर सब रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। और इधर अपनी फीमेल अफेन से पूछती है कि जुआंगजू को कैसे पता लगा कि मैं कल आने वाली थी? तो अफेन बताती है कि सबको पता है, या तो बॉस के बॉयफ्रेंड सियांग सुंग ने बताया होगा, वो जुआंगजू का रूममेट है, या फिर जाओ हुई ने जो कि ना शिलोंग को पटाने की कोशिश कर रहा है, या रोंग ने जो बचपन से उसके साथ में बड़ी हो रही है जब से वो नेबर थे। तो कोई भी हो सकता है इनमें से। और फिर इधर है ना चीज़ें ऑर्डर की जाती है, और इधर अपनी फीमेल कह देती है कि नहीं, मैंने जो डिशेज ऑर्डर कर दी है उसका पेमेंट मैं दूंगी क्योंकि मैं इनको लेकर आई हूँ। और इधर है ना जुआंगजू है ना वाटरमेलन जूस ऑर्डर करता है और अपनी फीमेल को देखता है कि जैसे 2011 से 2012 के बीच में इनके बीच में कुछ हुआ है, और वाटरमेलन जूस के रिगार्डिंग कुछ हिंट दिया जाता है। तभी यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी बड़ी सैलरी लग रही है, हम सब काफ़ी प्राउड है। और सब इधर चीयर्स करते हैं। और इधर शिलोंग कहती है कि कैसे 4 साल चले गए पता ही नहीं लगा, अब अपन ग्रेजुएट होने वाले हैं। बॉस कहती है हाँ मैं भी कैंपस लाइफ काफ़ी मिस करूंगी। तो उनका बॉयफ्रेंड कहता है अपसेट मत हो, अपन सब यहीं पे ही हैं और शायद तक अपन सब है ना साथ में शंघाई जाएंगे। बस हाँ फैन नहीं जा पाएगी क्योंकि फैन तो है ना सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही है ना, बाकी सब अपन जॉब हंटिंग तो शंघाई में ही करेंगे। और अभी जॉब फेयर भी आ रहा है। इधर है ना फैंग और आमिन बैठे होते हैं और फैंग कहती है कि अगर अपन है ना सब साथ में एक ही जगह पे काम करने लग जाए तो, और अगर अपन है ना एक ही शहर के अंदर है तो प्लीज़ मुझे खाने पे जरूर बुलाना। तो बॉस कहती है तुम हमेशा खाने के बारे में बात करती रहोगी क्या फैंग? और इधर शिलोंग कहती है रोंग के पास में तो है ना 2 जॉब ऑफर्स है, बट मुझे लगता है तुम शंघाई चुनोगी ना? तो रोंग कहती है हाँ, क्योंकि शंघाई के अंदर आगे रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, बट मुझे है ना अभी भी ये दोनों जॉब ऑफर इतने अच्छे नहीं लगे, तो मैं आगे और सर्च करूंगी। और इधर सब डिसाइड करते हैं कि अपन सब जॉब फेयर में चलेंगे। तभी अपनी फीमेल से पूछते हैं, तभी शिलोंग बोल देती है कि फीमेल क्यों चलेगी, इसकी फैमिली तो काफ़ी अमीर है, अगर किसी भी शंघाई की कंपनी में काम करनी चाहती है तो कर ही सकती है। तो अपनी फीमेल कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वापस से वुक्सी जा रही हूँ। कि क्यों? तो जुआंगजू उसको देखता रहता है। वुक्सी? तो फीमेल कहती है हाँ, जिस अकाउंटेंट फर्म के अंदर मैं इंटर्नशिप करी थी ना उसी के अंदर मैं वापस से काम करूंगी शायद तक। कि तुम्हारी फैमिली ने लगाया क्या? कि हाँ। तो बॉस कहती है तुम्हारी तो लाइफ सेट है, साइड डिसीजन तुम्हारी फैमिली ले लेती है, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जी हुआंग अपनी फैमिली बोलती है कि उधर भी काम काफ़ी एग्जॉस्टिंग है, वहाँ पे हमें काफ़ी ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है ना, और पे भी इतना अच्छा नहीं है। और इधर है ना फैमिली वॉशरूम यूज़ कर रही होती है और वापस से ऊपर जा रही होती है। तो जुआंग जो यहाँ पे पेमेंट दे रहा होता है वो कहता है ऊपर मत जाओ, वो सब आ ही रहे हैं, सब यहाँ से जाने वाले ही है। तो अपनी फैमिली यहीं रुक जाती है और अपना सूटकेस ले रही होती है और फिर कहती है मैं बाहर वेट कर रही हूँ, और वो बाहर चली जाती है। तो जुआंगजू भी उसके पीछे पीछे आता है और फैमिली कहती है बाकी नहीं आ रहे? कि आते ही होंगे। और फिर जुआंगजू कहता है मुझे नहीं लगता तुम हैप्पी हो वो वुक्सी वाली जॉब करने के लिए। कि क्या? कि वो तुम्हें तुम्हारे मेरिट पे नहीं मिली, और मुझे नहीं लगता तुम सेटिस्फाइड भी होगी, तुम्हें खुद को पिकी होना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग जॉब लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है तुमको खुद को अपने लिए जॉब ढूंढनी चाहिए, तुम कब तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहोगी, ये काफ़ी पैथेटिक नहीं है? तो जी होंग बोलती है नहीं, और तुम्हें क्या लेना देना, नन ऑफ योर बिजनेस। तब इधर फैंग है ना उसका पर्स लेके आती है और कहती है कितना भारी है? कि हाँ वो सॉरी मेरा लैपटॉप है इसके अंदर। और फिर इधर सब कहते हैं हम कैरियोके के लिए चल रहे हैं, तुम भी चल रही हो? कि नहीं नहीं नहीं, कि तुम फिर वापस से डॉर्म रूम में जाओगी। तभी है ना अपनी फीमेल को कॉल आ जाता है, और ये कॉल होता है उसकी मामा की तरफ से, जियांग पिंग की तरफ से। और वो कहते हैं कि घर पे आ जाना आज, तुम आज यहीं पे रहना, और तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम नानजिंग आ गई हो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? कि अभी आई हूँ, क्लास रियूनियन में थी, कि खत्म हो गया था घर आ जाओ, मैंने रूम तैयार कर रखा है, अभी कहाँ पर हो, पिक करने आऊँ? कि नहीं नहीं मैं खुद आ जाऊँगी बस लेके। और फिर इधर वो सबको कह देती है कि तुम फन करो, मैं जा रही हूँ वापस से घर, और मैं काफ़ी थक भी गई हूँ। और वो इधर सबको बाय बोल देती है। और इधर है ना बस स्टॉप की इधर आती है, तभी उसके कज़न का फ़ोन आ जाता है, जियांग रुई का, कि है ना वो डॉर्म रूम के अंदर मेरा पीएसपी पड़ा है, प्लीज़ उसे लेकर आ जाना ना। तो फीमेल कहती है मैं बस स्टॉप पे आ गई हूँ। कि प्लीज़ 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 प्लीज़, कि ठीक है। और फीमेल इधर डॉर्म रूम में जाती है और उन्हें अपने जूते खोल के ऊपर ढूंढ रही होती है पीएसपी। तभी उसके सारे फ्रेंड्स डॉर्म के इधर आ जाते हैं। तभी ये कहते हैं कि कैरियोके तो पूरा फुल था, इतने कितने पीपल हो सकते हैं? जोंगजू को देखा, वो काफ़ी सैड था ना। तो शिलोंग कहती है मुझे नहीं लगता उसको वहाँ पे जाना था, उसको ज़बरदस्ती कैरियोके के लिए लेके गए हैं। तो बॉस कहती है हाँ मुझे भी ये लगता है, बट वो मना नहीं कर सकता था ना, वो सबका मूड खराब नहीं करना चाहता था। और फिर इधर है ना वो बोलते हैं रॉन्ग, तुम्हारे और जोंगजू के बीच में क्या हुआ, तुम दोनों बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे थे। तो रॉन्ग कहती है हमारा रिलेशनशिप भी ऐसा है,
और इधर बॉस कहती है तुम है ना चाइल्डहुड से साथ में हो और गोल्डन कपल थे बिजनेस स्कूल के एक तरीके से, बट मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता तुम दोनों का क्या गेम है। तुम एक दूसरे को लाइक करते हो, पर तुम दोनों से पूछा जाता है तो तुम कहते हो सिंगल हो। तुम ओन अप भी नहीं करते हो। अगर तुमने ये सब कुछ पहले बोल दिया होता तो जीवान के साथ में ये सब कुछ नहीं होता। तो तुम बताओ तुम क्या प्लान कर रही हो। ऐसे ये स्टिलमेट चलता रहेगा और ग्रेजुएशन तो आने वाला है। और शिलोंग बोलती है रॉन्ग, मुझे लगता है तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा प्राउड हो। कभी कभी है ना किसी को एक कदम पीछे ले लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार गई हो। तो रॉन्ग कहती है मेरा जो पहले डिसीजन था वो अभी भी है। तुम्हें क्या लगता है जुआंगजू का चेंज होगा और उसका एटीट्यूड। तो बॉस कहती है तुमको क्या लगता है वो अभी 10,000 ए मंथ कमाएगा तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। मुझे नहीं लगता वो ऐसा इंसान है। इधर शिलोंग कहती है रॉन्ग तुम रिग्रेट करती हो। तो रॉन्ग है ना टॉपिक बदल देती है और यहाँ चली जाती है। और शिलोंग देखती है कि यहाँ पे शूज़ पड़े हैं और उसको पता लग जाता है कि कोई तो कोई है और वो शायद फीमेल लीड ही है, बट वो कुछ नहीं बोलती है। इधर फीमेल लीड ना बस में बैठ जाती है और वो कहती है कि मैंने अपने पूरे कॉलेज टाइम में यही किया है। सिर्फ 15 मिनट लगते हैं कॉलेज से अंकल के घर तक जाने के लिए और मैंने ये रूट पता नहीं कितनी बार लिया है। बट पिछली बार विंटर वेकेशन के टाइम में जियांग से मिली और अपन को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे है ना वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमेशा आता था जियांग रूई को। और अपनी फीमेल कहती है तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड है बॉस, उसका बॉयफ्रेंड और ये दोनों रूममेट है और मेरी एक और रूममेट है रॉन्ग, वो और ये दोनों साथ में बड़े हुए हैं। तो जियांग रूई कहता है वाह, पर तुम क्यों नहीं जानती कि वो है ना पार्ट टाइम काम करता है और हम सेम डिपार्टमेंट में भी नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारी इधर ही पड़ी रहती हूँ, तो हम कैंपस में कभी मिलते ही नहीं है, बट वो काफ़ी हैंडसम है ना। तो जियांग रूई कहता है ठीक ठाक ही है, चलो अंदर चलो। और फिर उसका कज़न कहता है कि जुआंगजू सच में टैलेंटेड है, सिर्फ 2 हफ्ते हुए और मैं देख सकता हूँ कि मेरी है ना कॉमर्स कितनी अच्छी हो गई है, ऑलरेडी काफ़ी डिफरेंस है। तो अपनी फील्ड बोलती है हाँ ऑब्वियसली होगा ही ऐसा, वो टॉप स्टूडेंट है इंटरनेशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट का। और उसका कज़न कहता है तुम काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही हो। और फिर वो कहती है मैं वापस से कैंपस में मूव कर रही हूँ। तो उसका कज़न कहता है तुम एक लड़के के लिए अपने भाई को छोड़ रही हो, 3 साल तुम यहाँ पे रही हो, ऐसा मत करो प्लीज़, वो भी एक लड़के के लिए। और वो यहाँ पे ओवर एक्टिंग करता है और अपनी फीमेल स्मेल कर रही होती है। और फिर कहती है फिर मैंने इसी डिसीजन को रिग्रेट किया, मुझे स्कूल मूव ही नहीं करना चाहिए था। और इधर है ना बस रुक जाती है और वो बस से उतरती तो देखती है कि उसका कज़न यहाँ पे उसका वेट कर रहा होता है और वो कहती है चलो। और दोनों साइकिल पे बैठ के घर आ जाते हैं और इधर है ना डिनर कर रहे होते हैं। और उसकी मम्मी कहती है कि थोड़ा सा और ले लो, कि नहीं 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 बस मेरा पेट भर गया, मेरे को क्लासमेट ने पहले से ट्रीट दे दी थी। तो उसकी मम्मी कहती है मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया प्लीज़, ये ठीक है, सिर्फ एक सिप लूँगी। और इधर उसके मामा कहते हैं कि कुछ ही महीने बचे तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए, मुझे लगता है तुमको वापस से मूव इन कर जाना चाहिए इस घर में। कि नहीं 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 मैं कैंपस पे रहूँगी, मेरे को मेरी थीसिस भी लिखनी है ना और रिसर्च भी करना है इसलिए। तो जियांग रूई ना उसकी नकल निकालता है। और तो उसके मामा कहते हैं कि तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी चल रही है, कि ठीक ही चल रही है, कलीग्स काफ़ी अच्छे हैं और फिर अपने ना तुम मॉम के साथ में भी टाइम बिता पाओगी जो कि वुक्सी में ही रहती है। और डाइवोर्स के बाद में वो काफ़ी लोनली होगी ना। तो मम्मी बोलती है ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, किसने कहा वो लोनली है, मैंने उनको कॉल किया था, वो तो काफ़ी खुश है, वो आराम से ट्रैवल करती है, अपने फ्रेंड्स के साथ में चाय पीती है और खुश रहती है। और फिर वो अपने पति की तरफ मुड़ के देखती है और कहती है तुमको क्या लगता है एक औरत को हमेशा क्या आदमी की जरूरत होती रहती है। तो उसका पति कहता है हाँ ठीक है मैं गलत था। और मामा यहाँ पे सॉरी बोलते हैं। और इधर मामी बताती है कि जब मेरी शादी हुई थी ना तब तुम्हारी मॉम और मेरी हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी, हम डॉग्स और कैट की तरह लड़ाई करते थे। बट मैं तुम्हारी मॉम को रियली एडमायर करती हूँ कि उन्होंने सोच लिया कि डाइवोर्स लेना है तो उन्होंने आखिरकार लिया। वो नी चेंग युआन काफ़ी हार्टलेस था, एक नंबर का घटिया आदमी है। उस समय तो उसके पास में कुछ पैसे भी नहीं थे, एक घर भी उसके नाम पे नहीं था, कोई प्रॉपर जॉब भी नहीं थी। तुम्हारी मॉम बस उसके प्यार में पागल हो गई, उन्हें लगा सच में सॉलिड बंदा है, देखो अब चीज़ें क्या हो गई है। और जैसे उसे सक्सेस मिली उसने तुम्हारी मॉम को ही छोड़ दिया। इधर उसके मामा कहते हैं क्या बातें लेके बैठ गई हो, बच्चों के सामने क्या बातें कर रही हो तुम। तो मामी कहती है कहाँ से बच्चे हैं ये, इन्हें भी तो है ना सच्चाई पता होनी चाहिए ना, इन्हें है ना अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। इधर मामा कहते हैं हाँ, और इन्हें अपना पार्टनर ढंग से चूज करना चाहिए जैसे तुमने किया। और इधर मामा मामी है ना दोनों बिक्रिंग करते रहते हैं और अपनी फीमेल स्माइल करती रहती है और फिर अपने कजन के साथ में साइड में आ जाती है। और इधर मामा है ना मामी को बोलते हैं कि तुम है ना नी चेंग योन के बारे में कुछ मत बोला करो, वो कैसे भी हो बट उसके डैड है ना, उसे थोड़ा तो दिल में बुरा लगता होगा ना, और वो बीमार पड़ा उससे पहले तो वही उसकी आंखों का तारा थी। तो मामी कहती है ठीक है मैं समझती हूँ तुम्हारा पॉइंट, बच्चे तो अपने पेरेंट्स के लिए सही चाहेंगे ना, मैं अपने शब्दों का ध्यान रखूंगी। इधर अपनी फीमेल है ना कॉलेज आ जाती है, तभी उसे फैंग मिलती है और फैंग कहती है मुझे लगा तुम आराम से आज पड़ी रहोगी और आओगी नहीं, कि नहीं आऊँगी क्यों नहीं। और इधर ये डॉर्म रूम में आ जाते हैं और फैंग बताती है कि मैंने ना इतने सारे प्रिंट आउट कराए हैं और नॉर्थ गेट वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है रेज्यूमे प्रिंट आउट करने का। तो अपनी फीमेल कहती है कि तुम रेज्यूमे बना रही हो, तुम्हारी तो लाइफ ऑलरेडी सेट है ना, कि फिर भी
मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। और इधर उसके बाकी के फ्रेंड भी आ जाते हैं, बॉस और फैन भी। और वो कहते हैं तुम आखिरकार जा रही हो जॉब फेयर में? कि हाँ ऑफ कोर्स। तो फैन कहती है मुझे भी टेम्पलेट भेज दो, मैं भी बना दूंगी। और इधर अपनी फीमेल पढ़ाई कर रही होती है और वो भी सोचती है कि क्या मुझे जॉब फेयर में जाना चाहिए। और वो डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर है ना अपनी थीसिस कर रही होती है। और उसे है ना जियांग जू के है ना वर्ड्स याद आ रहे होते हैं कि तुम अगर अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो तो प्लीज़ छोड़ दो और अपने मेरिट पे, अपने बलबूते पे जॉब लो। इधर अपनी फीमेल है ना कैट से बात करी होती है कि बताओ फिर मैं एक हाउस कैट बन जाऊँ या इधर है ना आस पास में घूम घूम के खाती रहूँ, हंट करूँ अपने फूड को, अपनी टेरिटरी मार्क करूँ, हंसती खेलती कूदती रहूँ, या फिर है ना एक पिंजरे में बंद चिड़िया बन जाऊँ। और कैट मियाऊं करती है और अपनी फीमेल बोलती है हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं ऐसे अनमोटिवेट रह के काम नहीं कर सकती, मुझे भी जॉब फेयर में पार्ट लेना चाहिए ना। और इधर है ना सब तैयार हो रहे होते हैं और इधर है ना फैन मेकअप कर रही होती है और बॉस कहती है अपन को फटाफट 3 मिनट्स में निकलना होगा। और अपनी फीमेल कहती है 3 मिनट्स कि तुम भी चल रही हो क्या? कि हाँ। और इधर है ना सब बस के अंदर भर के जॉब फेयर की तरफ आ रहे होते हैं। इधर बॉस कहती है कि तुम अपने आप को इस चीज़ों से क्यों गुजार रही हो, तुम एक वेल टू डू फैमिली से हो, कहाँ धक्के खा रही हो इधर बस के अंदर। तो फीमेल कहती है इसमें क्या है। और इधर है ना फैन बताती है कि वहाँ पे है ना जियांग जू भी आ रहा है अपनी फ्रेंड्स के साथ में जॉब फेयर के उधर। और अपनी फीमेल फैंग से पूछती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, कि मुझे भी अभी पता लगा। और इधर है ना जॉब फेयर के इधर आ जाते हैं और जुआंग जू और अपनी फीमेल दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर कहते हैं चलो अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। और सब अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ना एक तरीके से जा रहे होते हैं और फैंग फैन और अपनी फीमेल ये तीनों साथ में होते हैं और रोंग और शिलोंग भी। तो जुआंग जू कहता है जहाँ लड़कियाँ होगी मैं उनको फॉलो करूंगा, इस तरीके से सेफ रहेगा ना। और फिर इधर है ना ये सब जा जाके ना जॉब फेयर के अंदर रेज्यूमे दे रहे होते हैं, अगर उनको रेज्यूमे अच्छा लगता है तो फिर है ना इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। इधर है ना रोंग कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, मेरे को उधर जाना है, लाइन काफ़ी बड़ी है ना। तो जुआंगजू कहता है वेल वो पहले आए हैं, तूने पहले अप्लाई कर लेना चाहिए। और फिर इधर है ना सब जॉब फेयर से बाहर आ जाते हैं, सबने अपने रेज्यूमे दे दिए होते हैं बट अपनी फीमेल नहीं आई हुई होती है। और फिर इधर अपनी फीमेल आती है और उसके पास में अभी भी 3 रेज्यूमे होते हैं। और बाकी के फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम इनका क्या करोगी, कि या तो संभाल के रखूंगी या फाड़ के फेंक दूंगी। तभी यहाँ पे जुआंगजू आ जाता है और वो उन रेज्यूमेस को ले लेता है और वो कहता है तुम इनको फेंक क्यों रही हो, सीधा उनको ही दे दो ना, कि मुझे लगता है शायद फेयर खत्म हो गया, अब कोई लेगा नहीं ना। तो जुआंगजू कहता है मेरी एक सीनियर इधर काम करती है और वो 3 रेज्यूमे लेके यहाँ से चला जाता है। और इधर ना बाकी सारे के सारे फ्रेंड है ना रॉन्ग को देख रहे होते हैं और अपनी फीमेल लीड को भी। और इधर अपन को दिखाया जाता है कि एक ग्रुप है शैन युआन ग्रुप। और इधर अपना मीड आता है और उससे सीनियर पूछती है क्या हुआ, तुम्हारा दिल बदल गया, तुम हमको ज्वाइन कर रहे हो आखिरकार? कि नहीं, मैं मेरे एक क्लासमेट का रिज्यूमे देने के लिए आया हूँ। कि ये इतनी हाई मेंटेनेंस कौन है जिसने तुम्हें भेजा है यहाँ पे? कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। कि लड़की है? कि हाँ। और वो चेहरा देखती है और वो कहती है नीजीवन। और इधर अपना मीड खड़ा होता है और वो इस शब्द को सुन लेता है। और इधर है ना जुआंगजू बोल रहा होता है कि प्लीज़ उसकी हेल्प करिए। तो वो बोलती है आगे जाओ, वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है। कि नहीं वो है ना शंघाई में नहीं है, इसलिए वो सिर्फ शंघाई की कंपनीज के अंदर है ना इंटरव्यू देना चाहती है। कि ठीक है रेज्यूमे दो। और ये तो जैसे ही रेज्यूमे दे रहा होता है अपना मीड बीच में आ जाता है मिस्टर लेन और वो रेज्यूमे देखता है इधर। और इधर है ना उसकी सीनियर बता रही होती है कि ये काफ़ी टैलेंटेड है। और फिर मेरिट कहता है ये तुम्हारा रेज्यूमे नहीं है ना? कि नहीं मेरी क्लासमेट का है। और इधर है ना सेक्रेटरी बताती है कि हुआ कंपनी के अंदर काम करता था जो कि कोरिया के अंदर थी। तो अपना मेरिट कहता है रियली इंप्रेसिव, भाई दे वो यहाँ पे क्यों नहीं है? कि वो काफ़ी क्राउडेड जगह पे थी और वहाँ पे ना उनका एंकल टेस्ट हो गया इसलिए। अपना मीर कहता है ठीक है और वो रेज्यूमे चेक करता रहता है। और फिर है ना जियांग जू की जो सीनियर होती है ना उसे ना रेज्यूमे दे देता है और यहाँ चला जाता है। और इधर वो बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि कुछ कंपनीज बची थी, मैंने उनका नाम नहीं पढ़ा और सबको हाथों हाथ ही दे दिया। और इधर रॉन्ग है ना इन दोनों को देख रही होती है और अपनी फीमेल बोलती है थैंक यू। और फिर रॉन्ग कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि वो हायर कर रहे हैं? और फिर इधर कहते हैं चलते हैं यहाँ से। ये दोनों वापस स्टार्ट हो गए। इधर है ना रॉन्ग कहती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन कहाँ पे गया? और इधर है ना बाकी सब पीछे मुड़ते हैं और इधर है ना थोड़े से दिन निकल गए होते हैं और इधर फिर भी काफ़ी सैड होते हैं। और इधर शिलोंग कहती है शायद तो उसकी फैमिली ने काफ़ी डांटा, उसका फ़ोन नहीं मिला ना इसलिए। तो बॉस कहती है कि इसका इंटरव्यू तो ख़राब नहीं होगा? कि नहीं आई डोंट थिंक सो, मेल एड्रेस भी दे रखा था तो अगर वो सिलेक्ट होगी तो उधर मैसेज आ जाएगा। तभी अपनी फीमेल का फ़ोन बजता है और वो कहती है संघाई से कॉल है। और अपनी फीमेल खुश हो जाती है और उसे पता लगता है कि उसे जॉब ऑफर आ गया है बट उसे है ना 2 लेवल और पार करने पड़ेंगे। और इधर उसकी फ्रेंड फैंग काफ़ी खुश हो जाती है और वो कहती है किस कंपनी से आया? कि सेन ग्युआन से। इधर है ना शिलोंग बोलती है कि इतनी बड़ी कंपनी, जाओ सुने है ना तुम्हारी हेल्प करी थी ना अप्लाई करने के लिए? कि हाँ। और फिर इधर है ना सब रॉन्ग को देखते हैं और रॉन्ग इन सबको लुक दे रही होती है। और इधर ना फैंग कहती है कि रॉन्ग तुमने भी तो अपना इंटरव्यू भेजा था ना? तो फैन कहती है वो है ना इसने पहले भेज दिया था, जो उसने सबसे लास्ट में दिया ना शायद तक वहाँ से बुला रहे हैं, वो बैचेस में लेंगे ना इंटरव्यू। और बाकी सब है ना सहानुभूति दे रहे होते हैं रॉन्ग को।
और इधर है ना फैंग बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी इंटरव्यू मिलेगा, तुम भी है ना शंघाई में काम करोगी। तो रॉन्ग है ना यहाँ से उठ के चली जाती है। और फिर बाकी मेंबर्स कहते हैं कि फैंग तुम्हारा दिमाग कब यूज़ होगा, तुम्हारा EQ 0 है, तुमने एक साथ में 2 लोगों को कंफर्टेबल फील करा है कि दूसरा कौन। तभी अपनी फेवरेट हाथ खड़ा करती है कि मैं क्यों सॉरी, बट तुमने जो कहा वो सच था, बट फिर भी बाय द वे तुम मेरे को मेरे इंटरव्यू के लिए रेडी करने के लिए हेल्प करोगी कि हाँ। और इधर अपना मेरी डेन अपने केबिन में आता है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, और इधर उसे रिपोर्ट दी जाती है फर्स्ट क्वार्टर की। और उसका असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर सेंग आने वाले हैं और वो शायद तक इंटरव्यू अरेंज करेंगे नी चेंग युन की बेटी के साथ में, अपनी फीमेल के साथ में, और वो इंटरव्यू शायद नेक्स्ट वीक होगा। और इधर अपना मिली डेना ये सब कुछ सुन रहा होता है और फाइल पढ़ता रहता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और इधर अपनी फीमेल जी हुआन इंटरव्यू की तैयारी कर रही होती है, वो भी इंग्लिश के अंदर, कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी क्लब एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती थी और सब कुछ। पर फिर खुद ही बोलती है कि फैंग मैं तो काफ़ी लेजी थी, मैंने तो किसी क्लब में पार्टी नहीं लिया, कहीं मैं फ्रॉड तो नहीं कर रही। तो फैंग बोलती पागल हो क्या, कॉलेज की मस्ती को तुम फ्रॉड कैसे बोल सकती हो। तो जीवन कहती हाँ ठीक है, और क्वेश्चन पूछो। कि ठीक है मैं पूछती हूँ, तुमने ये इंटरव्यू है इंग्लिश में क्यों दिया और इंग्लिश में आंसर क्यों प्रिपेयर किए। कि बस ऐसे ही, अगर बाई चांस मुझे मौका मिला तो शेंग युआन ग्रुप में काम करने का, तो मैं बताना चाहती थी कि मुझे बाकी लैंग्वेजेस भी आती है, कि तुम काफ़ी प्रिपेयर हो। बाय द वे उससे याद आया, तुम इतना सीरियस क्यों हो इसको लेके। तो जीवन यहाँ पे सोच में पड़ जाती है और इधर फैंग बोलती है तुम जनरली केयर फ्री होती हो, तुम्हारा रेज्यूमे जुआंगशू ने दिया और अब इंटरव्यू आ गया, तो तुम इसके कारण ज़्यादा प्रेशर फील कर रही हो क्या है। कि मैं नहीं चाहती। तो अपनी फीमेल लीडी जी हान बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि जुआंगशू मेरे को लुक डाउन करे, और क्या पता उसकी तरह दूसरे लोग भी यही सोचते हो। तो फैंग कहती मुझे क्या पता, बाय द वे उस दिन काफ़ी अजीब सा था, तुमसे एकदम से रिज्यूमे ले आके सबमिट कर दिया उसने, क्या वो भी चाहता है कि तुम भी शंघाई में काम करो। तो जीवन कहती है अभी इन बारे में नहीं सोच सकती, और थिंकिंग मत करो, ये चीज़ तुमको सिर्फ मिसलीड करती है, और अगर मैं पास भी कर लेती हूँ तो मुझे नहीं लगता मैं ना शेंगयुआन में जॉब लूंगी। कि क्यों, तो फिर क्यों तैयारी कर रही हो। कि बस मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, कि ये मेरी चॉइस है, अगर मैं डिसाइड कर लूँ कि मैं क्रश करने वाली हूँ इंटरव्यू को तो मैं क्रश कर सकती हूँ। और इधर है ना वापस से संघाई में आ जाते हैं अपन, क्योंकि इनका कॉलेज है ना नानजिंग के अंदर है, और अपनी फीमेल लीडर इधर आती है इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू कहता है कि मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है मिस्टर शैन सीनियर से, ये बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं अपन। और इधर अपन को इंट्रोड्यूस किया जाता है शैन शाह मिन से, जो कि चेयरमैन है और काफ़ी बुजुर्ग है। और इधर वो मना कर देता है कि अपन बॉन्ड रिलीज नहीं करेंगे। इधर अपन को इंट्रोड्यूस किया जाता है शैंग सिंजी से, जो कि इस न्यूज़ को सुन के काफ़ी सैड है। इधर इंट्रोड्यूस किया जाता है शैंग बोकाई से, जो कि जनरल मैनेजर है, और वो कहते हैं कि अपन को है ना वुक्शी यूनशान ग्रुप से, जो कि अपने फीमेल के फादर का है, उससे पार्टनरशिप करनी चाहिए, और फिर अपन है ना रियल एस्टेट के अंदर असली छाप छोड़ सकते हैं, कमर्शियल के साथ साथ में रेजिडेंशियल में भी। और उन्होंने अभी जियांगशू के अंदर प्रॉपर्टी भी ली है। और इधर अपन को तीसरे शैंग जोंगकाई से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि डेप्यूटी जनरल मैनेजर होता है। और इधर है ना शैंग बोकाई बोलता रहता है कि वो एक तरीके से स्मार्ट सिटी बना रहा है, हमें उसका प्रपोजल देखना चाहिए। और सब असेसमेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं और सब कहते हैं हाँ काफ़ी अच्छा है, हमको नी शेंग युआन के साथ में ना कोलैबोरेट करना चाहिए। तभी शैंग सीनियर पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो मिस्टर लिन, और तुम्हारा जो ओपिनियन था पीवी मार्केट को लेके वो भी काफ़ी अच्छा था पिछली बार। तो इधर अपना मिलिट मिस्टर लिन बताता है कि हाँ मैंने उस समय एक्सपेंशन के अगेंस्ट बोला था, आपने फिर भी एक्सपेंशन किया और उसके कारण अपन को घाटा हुआ। बट अब मैं चाहता हूँ कि पीवी मार्केट के अंदर अभी भी है ना थोड़ा सा मनी पंप किया जाए, अपन अपनी मशीनरी बनाए, अपन अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। और आप आज की डील के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको चैरिटी करनी है तो कर सकते हैं, बाकी ये डील शैन युआन ग्रुप के लिए कुछ नहीं करेगी। नी चैंग युआन है ना सिर्फ थोड़े से क्रम्स फेंक रहा है, और जो पकड़ लेगा वो उसके साथ में बिजनेस कर लेगा। और मिस्टर शैन इधर काफ़ी इंप्रेस होते हैं। इधर बोकाई बाकी लोगों से बात कर रहा होता है कि तुम्हारा नेफ्यू दैट इज़ अपना मेल लीड मिस्टर लिन, उसकी क्या नी चियोंग युआन से बनती नहीं है क्या, फीमेल लीड के फादर से। कि पता नहीं, मैं बात करके देखता हूँ। और इधर दूसरा बंदा बोलता है कि उसको इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए 1 साल हुआ, कौन कहेगा कि सर्जन से बिजनेसमैन बना है। इधर अपना मिलिड ऑफिस में बैठा होता है और बिल्डिंग देख रहा होता है सामने वाली, जो कि हुआ बैंक की होती है, जिसने इन्हें जुआंग यू को ऑफर दिया है। और इधर अपनी फीमेल लीड सेंगयुआन ग्रुप की बिल्डिंग को देख रही होती है। और फिर वापस से है ना सीन कॉलेज के अंदर आ जाता है और अपनी फीमेल इधर भाग के आती है इंटरव्यू के बाद में। और उधर इसके फ्रेंड्स बैठे होते हैं, सब काफ़ी हैप्पी होते हैं। और फैंग कहती है कैसा रहा इंटरव्यू, कि काफ़ी ठीक था, कि पक्का तुम्हारा सिलेक्शन तो हो जाएगा, कि उम्मीद तो है, बट मुझे नहीं लगता मैं ज्वाइन करूँगी। इधर है ना रॉन्ग का मुंह उतरा हुआ होता है और इधर बाकी सारे फ्रेंड्स बातें करते रहते हैं। तभी फैंग बोलती है मेरे को जाना पड़ेगा, बाय बाय बाय। और अपनी फीमेल कहती है कि ठीक है मैं भी जाती हूँ, मेरा भी हो गया। तभी सी लोंग भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो कहती है तुम शायद तक सही से सोच नहीं रही थी जब तुमने ये कहा कि तुम वो शायद तक जॉब नहीं लोगी,
पता है शेंगुएन को तो है ना इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आया अभी तक, और वो तो इसी कंपनी में काम करना चाहती थी, उसका ड्रीम था। जबकि तुम्हें ऑफर मिल गया और तुम कह रही हो कि तुम सोच के बताओगी या मोस्ट प्रोबेबली तुम उधर काम नहीं करोगी। तो जी होंग बोलती है आई एम सॉरी, मैंने इतना सोचा नहीं इस बारे में। इधर है ना शीलोंग बोलती है अगर तुम्हें वुक्सी नहीं जाना है तो ऑफर अच्छा है, तुम काम कर सकती हो उधर शेंगयुन के लिए। तो जीवन कहती है मैंने दूसरी कंपनीज में भी अप्लाई किया है, मैं सब कुछ ट्राई करना चाहती हूँ एक बार। और इधर ये बात करते रहते और रॉन्ग उन्हें देख रही होती है और उससे अंदर ही अंदर काफ़ी बुरा लग रहा होता है। इधर है ना वो ग्रॉसरी का सामान लेके जुआंग यू के घर पे आ जाती है और उसकी मॉम से मिलती है कि मुझे है ना जुआंग यू से काम था। तो मॉम कहती है हाँ वो अपने भाई के साथ में जुआंग फे के साथ में गया हुआ है, आता ही होगा। बाय द वे तुम काफ़ी प्रीटी लग रही हो। जॉब सर्चिंग कैसी चल रही है? कि काफ़ी अच्छी चल रही है, कि तुम्हारे ग्रेड्स इतने अच्छे हैं, कुछ ना कुछ तो पक्का मिल ही जाएगा तुम्हें। तभी यहाँ पे जोंग जियो आ जाता है अपने भाई के साथ में, जोंग फाई के साथ में। और इधर रोंग कहती है कि मैं कोई फेवर्स नहीं कह रही हूँ, बट तुम अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि मुझे कॉल क्यों नहीं आया। मुझे बाकी सब कंपनी के इंटरव्यू कॉल्स आ गए बट शेंग युआन की तरफ से नहीं आया, और मेरे माइंड के अंदर सिर्फ यही बात चल रही है। और क्या अगर है ना मेरे को कॉल नहीं कर रहे हैं तो मुझे पक्का बता तो सकते हैं, या वो मुझ में क्या देखना चाहते हैं, मैं किस चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करूँ। इधर अपनी फीमेल डिनर लाइब्रेरी के अंदर होती है, तभी उसे कॉल आता है तो फटाफट भाग के आती है लाइब्रेरी से बाहर और वो कॉल अटेंड करती है। और ये एचआर मैनेजर की तरफ से कॉल होता है कि आपका इंटरव्यू पार हो गया है, आप हमारी फाइनेंस पोजीशन के लिए आ सकती है, इधर हम आपको टाइम और लोकेशन भेज देंगे थोड़े दिनों में। और इधर फीमेल लीडर काफ़ी खुश हो जाती है कि देखो मेरे पेरेंट्स की हेल्प के बिना मैंने ये जॉब हासिल करी है, बोल रहे थे। हाँ, तभी उसे मैसेज आता है शिलोंग की तरफ से कि इस जगह पे हो। और इधर अपनी फीमेल आ रही होती है, तभी बीच में उसे बॉस मिल जाती है कि आप भी उधर ही जा रहे हैं कि हाँ मुझे भी शिलोंग की तरफ से मैसेज आया कि जीमो पवेलियन आ जाओ। और फीमेल कहती है मैंने उससे पूछा पर उसने बताया नहीं, मुझे तो लग रहा है पक्का कोई जॉब के रिलेटेड होगा, तभी इतना मिस्टीरियस एक्ट कर रही है। टाइम देखो ना, ऑलमोस्ट डिनर का होने वाला है, 5 बजने वाली है। और इधर आ जाते हैं तो देखते हैं कि सब इधर काफ़ी सीरियस है। इधर है ना जी होंग बोलती है आप सब मुझे क्यों घूर रहे हैं, मुझे क्यों देख रहे हैं। तो रोंग कहती है तुम सच में ये पूछ रही हो, तुम काफ़ी वियर्ड हो, तुमने जो मेरे साथ में किया तुमको थोड़ी सी भी गिल्ट फील नहीं हो रही है। तो जी होंग कहती है मैंने क्या किया। तो सी लियोंग खड़ी होती है और वो कहती है रोंग चिल, अब उनको भी तो पूरी स्टोरी भी नहीं पता है। और फिर वो जी होंग को देखती है और कहती है तुमको कोई कॉल आया था शेन गुआन की तरफ से इंटरव्यू के लिए मंडे आफ्टरनून को, रोंग के लिए कि नहीं। तो रोंग कहती है तुम एडमिट नहीं करोगी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम ऐसा जानबूझ के कुछ करोगी। तभी फैन कहती है कि ऐसा हो सकता है कि वो भूल गई हो, अपन उस दिन जब निकले थे तब वो सो रही थी और क्या पता उसने नींद में पिक किया और वो भूल गई हो। तो जी गुआंग बोलती है तुम मुझे सस्पेक्ट कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे इंटरव्यू का कॉल आंसर किया और तुम्हें नहीं बताया जानबूझ के। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मिस्टेक हो रही है, मुझे कोई इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आया तुम्हारे लिए। रोंग कहती है तुम अभी भी डिनाई करोगी, बट तुम्हारी ये क्लेवर स्कीम बैकफायर कर चुकी है। थैंक्स टू जुआंग जू, उसने अपने सीनियर को कॉल किया, अगर वो नहीं करता तो तुम बच सकती थी। तो जीवांग बोलती है शुलांग क्या हुआ मुझे ढंग से बताओ, सारी की सारी चीज़। तो शिलोंग कहती है रोंग कह रही है उस इंटरव्यू कॉल कभी आया ही नहीं। तो उसने सुआंग जू को पूछा और उसने अपने सीनियर को पूछा एचआर डिपार्टमेंट में शेंग युआंग के उधर, और उसने बताया कि उसने एक यूनिफाइड नोटिस भेजा था बट रोंग के पास में फ़ोन नहीं था। तो उन्होंने ना अपने डॉम में कॉल किया लैंडलाइन के ऊपर। उस दिन है ना हम सब बाहर गए हुए थे, रोंग फैन मैं शिलोंग सब, और फैंग तो रेलवे स्टेशन थी और वो तभी तक इधर है भी नहीं, तुम ही अकेले थी उस डॉम के अंदर। और बॉस है ना इंटरव्यू देने के लिए गई थी और वो ट्यूसडे को आई। सो तुम आराम से सोचो क्या तुमने वो कॉल अटेंड किया था और भूल गई। तो अपनी फीमेल लीड जी हुआंग बोलती है नहीं मैं पक्का श्योर हूँ मैंने कॉल अटेंड नहीं किया, और तुम सबके जाने के बाद में मैं लाइब्रेरी चली गई थी। तो रोंग कहती है तुम सच में पल्ला झाड़ रही हो। तो जी गुआंग बोलती है क्या पता शेन गुआंग कंपनी ने कॉल ही नहीं किया हो कभी, या उन्होंने मिस कर दिया तुमको लिस्ट से, या फिर उन्होंने कॉल किया बट किसी ने उठाया नहीं हो, या क्या पता वो भूल गई हो कॉल करना, या और कोई वजह। तो रोंग कहती मुझे पता था तुम ऐसे कुछ बोलोगी। तो जुआंग जू के सीनियर ने और तहकीकात करी और उन्हें पता लगा कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि सबको नोटिफाई करना इंटरव्यू के लिए, उसने बताया कि उसने कॉल किया था और कॉल रिकॉर्ड्स में दिख रहा है कि उसने 2:30 कॉल किया और 1 मिनट बात करी है। और उसने ये भी कहा कि जिस पर्सन ने कॉल उठाया ना उसने ये भी कहा कि वो सामने वाले को मैसेज दे देगा, पक्का श्योर रहिए आप, इसलिए उन्होंने मुझे वापस से कॉल नहीं किया। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो, वो चाहे कुछ भी कहे, फैक्ट यही है कि मेरे को कभी कोई कॉल नहीं आया और मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरे पास में कोई रीजन ही नहीं है। तो रोंग कहती रीजन क्यों, तुम्हें जुआंगजू पसंद नहीं है, शेंग गुआंग काफी क्लोज है हुआ बैंक से और तुम नहीं चाहती कि तुम उसके साथ में काम करो और फिर तुम उसके साथ में। तभी जुआंगजू बोल देता है रॉन्ग। इधर शीलैंग बोलती है हो सकता है ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तुम्हें जैसे भी इंटरव्यू के लिए अलग से चांस मिल गया है ना तो इसको लेट गो करो, लोगों को अपसेट मत करो, रहने दो रॉन्ग। और इधर बॉस कहती है कि पक्का कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है इधर। तो रॉन्ग कहती है मैं तो भूल जाती, बट देखो इसके चेहरे के ऊपर थोड़ा सा भी गिल्ट दिख रहा है तुमको, न इसने सॉरी बोला न रिग्रेट करी है ये, नहीं मैं ऐसे नहीं भूल सकती। तो जीगोंग हंसती है
और कहती है ये रॉन्ग, तुम सीरियसली मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। अगर मुझे कुछ करना होता तो तुम्हें वो कभी कॉल ही नहीं आता। तो रॉन्ग कहती है तुमको लगता क्या है तुम हो कौन आखिरकार? आजकल इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। आप है ना अपनी फील्ड में कितने अच्छे हो। तो जी हुआंग कहती है तुम ट्राई करना चाहोगी स्ट्रेंथ? और वो फटाफट है ना अपना पर्स निकालती है और एक कार्ड निकालती है और कॉल डायल करने की कोशिश करती है, बट लास्ट के 2 नंबर डायल करने से पहले रुक जाती है और फिर दूसरे नंबर डाल देती है और कॉल करके कहती है मैनेजर ली, मैं नी जी हुआंग बोल रही हूँ। तभी जुआंग वो है ना फ़ोन ले लेता है, सॉरी। और फिर वो बोलने वाला होता है कि हमने तो, पर सामने से कॉल ऑपरेटर की आवाज़ आ जाती है कि नंबर आपने जो डायल किया वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इनवैलिड नंबर है। और इधर जुआंग है ना रॉन्ग को बता देता है कि ये तो इनवैलिड नंबर था। तो रॉन्ग कहती है "हाँ, तुम्हें क्या लगा पैसों से मिरेकल्स हो सकते हैं, बट ये सिर्फ शो के लिए है। तो जी गुआंग बोलती है मैं वापस एक बार और बोलूंगी, मैंने कुछ नहीं किया है। अब तुमको मेरे को बिलीव करना है या नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी है। और वो रॉन्ग को और जुआंगजू को दोनों को देखती है और अपना फ़ोन है ना जुआंगजू के हाथ से लेकर चली जाती है। और जुआंगजू यहीं खड़ा रहता है और अपना हाथ देखता रहता है। और यहाँ पे अपनी फीमेल लीड जी गुआंग है ना रोती रोती जा रही होती है पार्क से। और इधर अपन को फ्लैशबैक में बताया जाता है कि एक साल में क्या क्या हुआ 2011 से 2012 तक। इधर है ना शिलोंग पूछती है कि तुम वापस मूव बैक इसलिए करी ना क्योंकि तुम मैंने जुआंगजू को लाइक करती हो, इसलिए तुम कैंपस पे आई हो ना? तो जी गुआंग बोलती है हाँ, सबको पता लग रहा है क्या? तुमने नोटिस किया कि ऑब्वियसली तुम इतनी ऑब्वियस हो रही हो, बट मेरे पास में एक क्वेश्चन है। इधर है ना जुआंग कहती है कि मुझे पता है रॉन्ग का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बट उसका रिलेशनशिप क्या है जुआंगजू के साथ में? क्या वो एक दूसरे को लाइक करते हैं? और अगर ऐसी चीज़ है तो मैं बैक ऑफ कर लूंगी। तो शिलोंग कहती है मुझे भी नहीं पता, तुम सीधा रॉन्ग से क्यों नहीं पूछ लेती? और वो अपने डॉर्म रूम में जाती है और रॉन्ग से पूछती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो रॉन्ग कहती है जुआंगजू के बारे में ना, वेल हम दोनों नेबर्स है और वो भी चाइल्डहुड से, चिंता मत करो, मैं उसे इतना अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ, तुम उसको आस्क आउट कर सकती हो। और जुआंगजू कहती है ठीक है थैंक यू। और इधर है ना वो रोते रोते पार्क में जा रही होती है प्रेजेंट के अंदर। और वापस अपन को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो जुआंगजू को कहती है कि जुआंगजू आई थिंक सो तुम्हें पता है मैं क्या कहने वाली हूँ, तुमने गैस कर ही लिया होगा, आई रियली लाइक यू, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो जुआंगजू से देखता रहता है और कहता है सॉरी। तो जी गुआंग बोलती है कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया क्या? ठीक है तो भी मैं गिव अप नहीं करूँगी, मैं तुम्हें लाइक करती रहूँगी जब तक तुम हाँ नहीं बोल देते हैं। और यहाँ पे वो स्माइल करती करती चली जाती है और कहती है एक दिन मैं तुम्हारा दिल पक्का जीत के रहूंगी। इधर है ना फैंग जी गुआंग से बोलती है तुमने कन्फेस कर दिया जुआंगजू से कि हाँ? तुम्हें कैसे पता लगा? कि पूरी कॉलेज को पता है, कुछ लोगों ने तुमको उसके साथ में देख लिया था, अब पूरा डिपार्टमेंट गॉसिप कर रहा है कि तुमने किसी का प्यार चुराया। कि क्या? बट मेरे को पता लगा जुआंगजू की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फैंग कहती है रॉन्ग, हाँ वो दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है और दोनों रिलेशनशिप में नहीं है और वो डेट नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी है ना सबको पता है कि वो दोनों चाइल्डहुड से साथ में है और उनके बीच में चीज़ें हमेशा एम्बिगुअस रही है, तो सबको ये लगता है कि वो दोनों साथ में हैं। अब सब तुमको है ना अदर वुमेन समझ रहे हैं। तो जियोंग बोलती है तो मैं उसको टेक्स्ट करके पूछूं क्या? और फिर वो टेक्स्ट करती है जुआंगजू को कि आई एम सॉरी, मुझे सच में रियलाइज नहीं हुआ कि तुम्हारा और रॉन्ग का कुछ चल रहा है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी कन्फेस ही नहीं करती। आई होप तुम्हारी जिंदगी के अंदर इसके कारण कोई ट्रबल नहीं आई हो। और ये कह के वो मैसेज कर देती है और फिर कहती है अगर वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं होंगे तो पक्का वो मैसेज बैक करेगा ना, वो रिप्लाई तो करेगा ही। और इधर है ना जीवा फ़ोन लेके बैठी होती है कि अभी तक उसने रिप्लाई नहीं किया और वो अपना सर नीचे कर देती है कि हे भगवान मैंने क्या कर दिया। और इधर प्रेजेंट के अंदर भी उधर ही बैठी है वो और वो रोती जा रही है और कहती है नी जीवांग तुम सच में एक फूल हो, कंप्लीट फूल हो तुम। इधर उसका कजन जियांगरू आराम से बैठ के मोमोज खा रहा होता है, तभी यहाँ पे अपनी फीमेल लीड आ जाती है और वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे से मत छीनना, मेरे को बहुत भूख लगी है, प्लीज़ के ऊपर मेरे से लड़ाई मत करना। तो कहती है खा लो तुम, और अपने रूम में चली जाती है और बिस्तर पे लेट जाती है और सोचती है कि ये क्या हो गया। तभी उसका कजन आता है कि तुमको खाना है तो खा लो, मैं सारे फिनिश नहीं कर पाऊंगा। जीगुआंग क्या हुआ? डोंट टेल मी कि तुम वापस से किसी लड़की के ऊपर रो रही हो। तो जीगुआंग कहती है तुम चुप नहीं हो सकते, मेरे को बॉदर मत करो। तो जियांगरू भी बोलता है तुम तो सच में दुखी हो, तुम्हें किसी ने रिजेक्ट कर दिया क्या वापस से? डोंट टेल मी वापस से जुआंगजू है क्या? आई थॉट तुमने उसके ऊपर गिव अप कर दिया। चिंता मत करो, ऐसे रिजेक्ट होती रहोगी ना तुम यूज्ड टू हो जाओगी, ये खाओ मोमोज। तो जीवांग है ना दरवाजा बंद कर देती है उसके फेस के ऊपर और उसका कजन कहता है मैं यहाँ पे रख के जा रहा हूँ बाओ, तुमको खाना है तो खा लेना तुम बाद में। मोमोज डम्पलिंग्स बाओ ये एक तरीके के सेम ही डिशेज थे। और इधर अगले दिन है ना जीगुआंग है ना लाइब्रेरी आती है और इधर लोग है ना गॉसिप कर रहे होते हैं उसके बारे में। और लाइब्रेरी में है ना वो टाइम का पता करती है कि वो किस टाइम आई थी। इधर अपने वो डॉम से है ना सारा सामान समेट रही होती है, तभी यहाँ पे रॉन्ग आ जाती है और रॉन्ग है ना शिलांग को कह रही होती है कि उसने मुझे नया फ़ोन दिलाया। और फिर रॉन्ग कहती है नीजीगुआंग चलो इस मैटर को ख़त्म करते हैं, अपन आखिरकार क्लासमेट्स है ना। और फिर रॉन्ग कहती है देखो मेरे को अर्ली बर्थडे प्रेजेंट मिल गया पहले से ही, जुआंगजू ने मुझे कल दिया। किसी ने सही कहा है तुम कुछ जीतते हो कुछ हारते हो, बट मुझे नहीं लगता किसी को ऐसे स्कीमिंग करनी चाहिए कुछ जीतने के लिए। तो नीजीगुआंग अपनी फैमिली उसको देखती है और कहती है इसमें शो ऑफ करने की क्या बात है, वो भी एक ऑर्डिनरी फ़ोन के ऊपर। तो रॉन्ग कहती है हाँ ऑर्डिनरी है,
और तुम इसे नोटिस भी नहीं करोगी। बट तुमने सुना नहीं है, एक प्राइसलेस ट्रेजर है ना आसानी से फाइंड किया जा सकता है, बट एक सच्चा आशिक काफी मुश्किल से मिलता है, ट्रू लवर। और इधर दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और नी जुआंग कहती है एग्जैक्टली, ए ट्रू लवर इज हार्ड टू कम बाय। एक सच्चा आशिक ढूंढना काफी मुश्किल है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये बोल के नी जुआंग यहाँ से चली जाती है। इधर है ना फैंग वापस से आती है और अपने डॉर्म रूम में जाती है और कहती है आई एम बैक। तो बॉस कहती है ठीक है ना, आ गई तो आ गई, फ्रेशन अप हो जाओ कि मैं तुमको इतने दिनों बाद में मिल रही हूँ, इस रूम का माहौल इतना सैड क्यों है, कोई मेरा वेलकम भी नहीं कर रहा ढंग से। ठीक है, मैं भी सही हूँ। इधर रॉन्ग फोन पे बात कर रही होती है कि आई एम फाइन, मैंने जस्ट इंटरव्यू दिया है सेंगवान में आज, उन्होंने मुझे दूसरा चांस दिया, थैंक यू मैम। और वो इधर अपने क्लास टीचर से बात कर रही होती है कि चिंता मत करिए, अब मुझे शांति है, मुझे पता लग गया कि असली में दुनिया कैसी है और मैं दूसरे लोगों को कुछ नहीं कहूँगी। बट हाँ, जिन लोगों को पता है वो अपने आप गॉसिप कर रहे हैं, बाकी मैं ना लोगों को ऐसा महसूस नहीं करवाना चाहती कि अपनी क्लास यूनाइटेड नहीं है। बट रूमर्स अगर बात चली गई है तो वो मेरी गलती नहीं है, और वैसे भी मेरे को हर्ट हुआ है, तो मुझे नहीं लगता मैं किसी की रेपुटेशन खराब कर रही हूँ। तभी इधर फैंग खड़ी होती है और कहती क्या हुआ, ये तो काफी सीरियस लग रही है बात। और फिर कहती हाँ, नीजुआंग क्यों नहीं है यहाँ पे, वो कहाँ गई, लाइट्स आउट होने वाली है, वो अभी तक आई नहीं इधर, आज भी अपने अंकल के घर पे सोएगी क्या। तो शीलियांग कहती है कि हाँ कुछ हुआ, मंडे आफ्टरनून को है ना अपन सब बाहर गए थे, तो जीवांग इधर सो रही थी, तुमको याद है कि हाँ, कि उस दिन है ना 2-2:30 बजे है ना कॉल आया शेंगवान की तरफ से रॉन्ग के लिए, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, पर जीवांग ने ना वो कॉल को पिक किया और शायद तक वो भूल गई है क्या हुआ, उसने बताया नहीं रॉन्ग को। उससे रॉन्ग की जिंदगी ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था ना, उसे नौकरी नहीं मिलती, उसकी लाइफ चेंज हो सकती थी। तो फैंग बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम जीवांग को क्यों ब्लेम कर रहे हो, उस कॉल को तो आंसर मैंने किया था और उन्होंने कहा था कि वो रॉन्ग को वापस से कॉल करेंगे, और उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि आगे पास करना है और रॉन्ग को बताना है। और रॉन्ग है ना उधर उसको देख रही होती है, इधर अपनी फीमेल लीड जीगवांग है ना लैपटॉप चला रही होती है, तभी उसे फैंग का कॉल आता है और फोन अटेंड करती है। इधर है ना क्लास टीचर के साथ में मीटिंग होती है पूरे बैच की, और इधर फैंग खड़ी होती है कि थैंक यू मैम, आज सबने मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया। और फिर कहती है मुझे कुछ बताना है, सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने पास्ट इतने ईयर्स के अंदर मेरी काफ़ी हेल्प करी और इतनी सारी मेमोरीज दी, और मेरा कॉलेज टाइम काफ़ी हैप्पी गया। बट फिर भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ और चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ ताकि मैं अपना कॉलेज आराम से पास कर सकूँ और मैं हैप्पी हूँ और मुझे कोई रिग्रेट्स ना हो। कि आपने अभी सुना ही होगा कि मेरी डॉर्म के अंदर एक लड़की रहती है रॉन्ग, उसने अपना इंटरव्यू मिस कर दिया, वो भी शंघाई शेंगगुआंग कंपनी से, क्योंकि उसका फ़ोन गुम गया था। और इधर बात चल रही है कि शेंगगुआंग ने हमारे डॉर्म में कॉल किया, नी जुआंग ने वो फ़ोन उठाया बट उसने आगे मैसेज नहीं दिया, जिसके कारण ना रॉन्ग इंटरव्यू में नहीं जा पाई। बट यहाँ पे एक मैं करेक्शन करना चाहूँगी, उस कॉल को मैंने आंसर किया था। और सभी बातें करने लग जाती है किसने कॉल अटेंड किया था, और वो कहती है मैं ना उस दिन रॉन्ग, शीलैंग और फैन के साथ में गई थी, बट उनको अपने काम थे और मुझे यहाँ से जाना था, तो मैं शंघाई के लिए ट्रेन ले रही थी, बट मैं अपना आईडी कार्ड भूल गई थी, तो मैं वापस आई डॉम उस दिन, और मैं काफ़ी जल्दबाजी में थी, तो मैंने एक टैक्सी ली, मेरे पास में उसकी रिसिप्ट भी है मेरे पर्स में, और वो सबको रिसीट दिखाती है कि देखिए 2:30 के आसपास में मैं इस टैक्सी से नॉर्थ गेट की इधर आई थी, आप टाइमिंग चेक कर सकते हैं। और वो अपने क्लास टीचर को टाइमिंग दिखाती है, और फिर फैंग बोलती है आई होप आप मेरा यकीन करेंगे। तो क्लास टीचर बोलते हैं हाँ हाँ इसमें क्या है। तब इधर नी जुआंग आ जाती है और वो कहती है मेरे पास में और भी एविडेंस है, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई, ट्रैफिक जाम था ना, तुम्हारे लिए गिफ्ट। और वो फैंग को केक दे देती है और फिर वो कहती है उस दिन है ना फैन और फैंग चले गए थे और मैं उनके बाद में उठी और सीधा लाइब्रेरी चली गई, और जब मैं लाइब्रेरी पहुंची तो मैंने एक बुक रिटर्न करी। तो लाइब्रेरी के अंदर जब एंटर करते हैं ना तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और टाइम स्टैम्प भी, तो मैंने उसकी फोटो ली, आप ये देख सकते हैं। और फिर भी अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो आप डॉम ऑफिस से ना सर्विलेंस फुटेज ले सकती है। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं ना सीसीटीवी फुटेज को एक्सेस नहीं कर सकती, बट आप एक्सेस कर सकते हैं मैम। तो टीचर कहती है नो नीड, मैं तुम पे यकीन करती हूँ, मैं इधर देख पा रही हूँ टाइम, मुझे लगता है ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक्चुअली में वो नी जुआंग नहीं थी, फैंग थी जिसने ना ये रॉन्ग को नहीं बताया। तो फैंग कहती है हाँ, और एक और चीज़ मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, मैं भूली नहीं, उन्होंने मुझे कभी बोला ही नहीं, उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि वो वापस से रॉन्ग को कॉल करेंगे और उसको नोटिफाई करेंगे, बट मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और रॉन्ग ने और जुआंगजू ने स्टोरी चेंज कर दी कि उन्होंने वहाँ पे मैसेज दिया कि रॉन्ग को बता देना, और मैं इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकती कि उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा। तो अपनी फीमेल लीड जीवांग कहती है मैं प्रूव कर सकती हूँ। मैं उस दिन इंटरव्यू देने के लिए गई थी शेंगवान, और मेरे पास में एचआर मैनेजर के नंबर थे, और एचआर मैनेजर ने उस सीनियर से बात करी, और उसके बाद में ना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। वो काफ़ी हेल्पफुल थे और उन्होंने फिर चीज़ें लुकआउट करी, तो उनको पता लगा कि जो स्टाफ मेंबर जिसको कहा गया था कि उसे कॉल करना है, उसने ये रंग को है ना पहली बार तो बताया, बस दूसरी बार है ना उसने कॉल ही नहीं किया। और जब उसके सुपीरियर ने पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। जब सीनियर ने पूछा और एचआर मैनेजर ने पूछा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर गई थी, क्योंकि उससे मिस्टेक हो गई थी और उसने झूठ बोल दिया।
ये रही रिकॉर्डिंग उस चीज़ की, और एम्प्लॉयर ने सॉरी बोला है, उसकी भी एपोलॉजी भी इसके अंदर है और उनके कंसेंट के साथ में। और वो इधर रख देती है रिकॉर्डिंग और फैंग उसकी तरफ देखती है और कहती है, जुआ तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो जुआ बोलती है, तुम मेरे लिए खड़ी रही, मेरी इनोसेंस के लिए, सो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगी ना। और फैंग उसको क्यूटली देखती रहती है। और फिर जुआ कहती है, एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, ये सब कुछ हुआ उसके बाद में मैं कभी शेंगवांग में काम नहीं करूंगी, वो काफ़ी अनरिलेबल लगे मुझे और मुझे नहीं लगता वो मुझे डिजर्व करते हैं, तो मैं शेंगवांग को ज्वाइन नहीं करूंगी। और सब इधर तालियां बजाने लग जाते हैं और फिर इधर है ना सब वॉक बैक कर रहे होते हैं और बॉस इधर सॉरी बोलती है कि हम उस दिन कुछ नहीं बोले, हमारी गलती है। और फैंग भी उसके उधर ही होती है कि हमको तुमको डिफेंड करना चाहिए था। तो जीगोंग बोलती है, इट्स ओके, मैं आपको ब्लेम नहीं करती हूँ। भाई द बॉस आप एकदम से उधर तालियां क्यों बजाने लग गई? और फिर इधर ना सब मस्ती करते हैं और भाई एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहते हैं और सब इधर स्माइल कर रहे होते हैं। और बॉस कहती मुझे लगा ही नहीं था, मैं 4 साल से तुम्हें ऐसे देख रही हूँ कि तुम बिल्कुल लेट बैक हो, बिल्कुल लेजी हो, गो विद द फ्लो टाइप हो, बट आज तुम इतनी फियर्स थी। मुझे नहीं लगा था जीगुआंग कि तुम ऐसी होगी, इतनी डेजलिंग, इतनी सीरियस, ऐसा लगा तो पूरा शो तुम्हारे बारे में था। तो इधर है ना जीगुआंग कहती है, इसका मतलब आप मेरे को जानते ही नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं स्पॉटलाइट को ओन करती हूँ। तभी इधर फैंग को कॉल आता है और वो कहती है, ये देखो गॉसिप होना स्टार्ट हो गई है, कल तक पूरे कॉलेज को पता लग जाएगा कि नीजुआंग की गलती नहीं थी, पूरा बिजनेस स्कूल इस बारे में बात करेगा। मैंने जानबूझ के 2 गॉसिप लड़कियों को उधर बुलाया था ताकि है ना मैं उनको इधर खाना खिला रही हूँ और रिट्रीट वेस्ट ना हो। इधर है ना जीवांग कहती है कि तुमने मुझे पे करने क्यों नहीं दिया? तो फैंग कहती है, मैं ग्रेड स्कूल में जा रही हूँ तो मैं पार्टी भी देना चाहती थी, साथ साथ में मैं तुम्हें वो करती थी, ये अगर मैं पहले ही बता देती कि एक कॉल आया था और वो तुम्हें कॉल बैक करेंगे तो ये सब कुछ होता ही नहीं ना, और तुम्हारा ऑलरेडी काफी बैड लक चल रहा है ना। इधर बॉस कहती है कि तुमने रोंग को शिलंग को नहीं बुलाया था? कि हाँ बुलाया था, शिलंग है ना बिजी थी और रोंग को मैंने बोला और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे, बट उसने चूज किया कि वो नहीं आएगी। इधर फैंग कहती है, मेरे को लगा नहीं था कि इतनी बड़ी डील हो जाएगी, बट जब मैंने लोगों को बताया तो लोग ये कहने लग गए कि तुम हमेशा है ना जीगुआ को डिफेंड करती हो और अब तुम है ना अपनी एक स्टोरी बना रही हो। तो मुझे काफी गुस्सा आया, ये मेरे कैरेक्टर को इंसल्ट है, तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, नहीं तो इतनी बड़ी डील थी ही नहीं ना। और फिर इधर उनको पता लगता है कि इनके सिर्फ 1 महीना बचा है और उसके बाद में इनका ग्रेजुएशन हो जाएगा। और इधर है ना फैन बोलती है, ग्रेजुएशन से पहले इतना सब कुछ हो रहा है, अपने बीच में चीज़ें ऑकवर्ड नहीं हो जाएगी? कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और इधर फैन कहती है कि तुम है ना थोड़ी देर है ना नाटक कर सकती हो कि देखो मेरे साथ में अनफेयर हुआ है, पुअर मी, तुम है ना ऐसे बेचारी और अबला नारी बन सकती हो। तो जीवांग कहती है कि मुझे शो करने की जरूरत ही नहीं है ऐसा, मेरी लाइफ ऑलरेडी काफ़ी मिजरेबल है। कि अब क्या हुआ कि मेरी थीसिस वो अच्छी नहीं जा रही है, मेरे सुपीरियर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो फैन बोलती है, चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। इधर अपन को ना जुआंगजू के बहुत सारे अवार्ड दिखाए जाते हैं और उसे इधर सीने बता रही होती है कि हमसे मिस्टेक हो गई है, आई होप तुम्हारी जिंदगी के अंदर इससे कोई भूचाल नहीं आया और कोई ट्रबल नहीं हुई हो। जुआंगजू तुम सुन रहे हो? कि हाँ, कि नीजुआंग इनोसेंट थी। इधर है ना जीवांग कहता है कि थैंक यू सीनियर मुझे बताने के लिए, और वो फोन कट कर देता है। तब इधर उसकी मॉम आ जाती है कि मैंने शांग फे के लिए कुछ बनाया था, तुम भी खा लो। और फिर मॉम कहती है, आई विश तुम्हारे फादर तुम्हें ऐसे देख पाते जो तुमने अचीव किया है। जुआंग फे भी है ना घोको में जा रहा है और फिर तुम दोनों काम करने लग जाओगे तो मेरा काम तो आधा हो जाएगा। जुआंगजू कहता है, थैंक यू इतने साल हमको रेस करने के लिए। तो मॉम कहती है, इज नथिंग, मुझे ना सच में अचीवमेंट की तरह फील होता है। अब तुम ग्रेजुएट करने वाले हो कॉलेज से और तुमको एक अच्छी जॉब भी मिल गई है, तो तुम है ना अब सेटल डाउन हो जाओ। मुझे लगता है तुमको रॉन्ग के साथ में चीज़ें ऑफिशियल कर लेनी चाहिए। तो जुआंग कुछ बोलने लगता है तो मॉम कहती है, पहले मुझे फिनिश कर देने दो। ऐसा कहते हैं कि आपको रिश्ता है ना बराबरी में करना चाहिए और तुम और रॉन्ग साथ में बड़े हुए हो, तुमको पता है रॉन्ग के कोई एल्डर्स नहीं है, कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। और जो भी इंटरव्यू वाली चीज़ हुई है और तुमने जो रॉन्ग को फ़ोन दिया है और ये कहा कि स्कूल के अंदर चुप रहना, मैं ये नहीं कह रही कि तुमने रॉन्ग किया, बट उसने अपनी फैमिली को एक फेवर किया है, अपन को वापस से पे बैक करना चाहिए। तो जुआंगजू कहता है, मॉम स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप। इधर अपनी फैमिली एक रूम में आती है और जैसे दरवाजा नॉक करती है और खोलती है तो देखती है उधर जुआंगजू है और एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। जियान यहाँ पे काफ़ी नर्वस होती है क्योंकि उसने ना अपनी थीसिस सबमिट कराई होती है प्रोफेसर को और उनका फीडबैक लेने के लिए आई होती है। और वो जैसे रूम में एंटर करती है प्रोफेसर के तो पता लगता है कि यहाँ पे ना जुआंगजू भी है। तो वो कहता है, मैं जाता हूँ प्रोफेसर। तो प्रोफेसर कहते हैं, नहीं रुको 1 मिनट, मुझे तुमसे और बात करनी है। और जियान है ना जुआंगजू को देख के काफ़ी शॉक हुई होती है। इधर प्रोफेसर कहता है कि मैं तुम्हें फीडबैक दे रहा हूँ, तुम्हारी थीसिस कुछ काम की नहीं है, बिल्कुल कबाड़ है। एक तो तुमने सबसे लास्ट में सबमिट किया है, इतना घटिया स्ट्रक्चर है, तुम इसे कैसे डिफेंड करोगी? तो तुम्हें ना ये राउंड स्किप कर लेना चाहिए और नेक्स्ट ईयर तुमको वापस से ट्राई करना चाहिए। इधर ना जुआंगजू बोलता है, एक्सक्यूज मी सर। तो जियान मन ही मन सोचती है कि इसे तो पता तो लग ही गया था ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं मुझे सबोटाज करने की कोशिश तो नहीं करेगा, ये ऑलरेडी खराब सिचुएशन को वर्स ना बना दे। तब यहाँ पे जुआंगजू बोलता है, सर ये तो पहला ड्राफ्ट है,
थीसिस को बाद में रिवाइज भी तो कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा ड्राफ्ट होगा उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा ना। तो यहाँ पे जुआन बोलती है तुम्हें मेरे को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। बस यही प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों की, थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। ऐसे कैसे लिखोगे तुम अच्छी थीसिस, और वो भी इस एटीट्यूड के साथ में। मैंने कमेंट्स लिख दिया है ड्राफ्ट के ऊपर, इन चीज़ों पे तुम्हें इंप्रूवमेंट करना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सुनूंगा, इसे फिक्स करो। और अगर है ना सेकंड ड्राफ्ट भी बैड हुआ तो तुम्हें कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, अगली साल ट्राई करना तुम, जाओ गेट आउट। और जुहान अपनी थीसिस लेके यहाँ चली जाती है, और इधर वो लिफ्ट में आ रही होती है। तभी जुहानजू बोलता है एक्सक्यूज मी, और वो लिफ्ट में आने की कोशिश करता है, बट जुहान है ना लिफ्ट नहीं रोकती, वो दरवाजा बंद कर देती है। तो जुहान ने लिफ्ट का दरवाजा बाहर से खोल देता है और वो एंटर कर देता है, और दोनों के बीच में काफ़ी ऑकवर्ड टेंशन होती है, और कुछ देर तक दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर इधर जुहानजू बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ थीसिस के लिए। तो जुहान यहाँ पे कुछ नहीं बोलती है और लिफ्ट खोल के यहाँ से चली जाती है। इधर वो साइकिल चला रही होती है, तभी सीलिंग आती है कि रुको, तुम्हारी थीसिस कैसे आ रही है, फीडबैक लेने के लिए आई थी कि हाँ, बट अभी वो काफ़ी मैस है। तो सीलिंग बोलती है तुम्हें वापस से डॉम आ जाना चाहिए। तो जुहान बोलती है हाँ सोचती हूँ। तो सीलिंग बोलती है अपन को ग्रेजुएशन के अंदर सिर्फ 1 महीना है, और हम तुम्हारी थीसिस में उधर हेल्प भी कर सकते हैं। वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। और रॉन्ग ने ना जानबूझ के नहीं किया है, वो सारी गलती शोंगन की तरफ थी। तो जुहान बोलती है सीलिंग तुम्हें सच में लगता है कि रॉन्ग ने जानबूझ के नहीं किया, रॉन्ग मुझे हार्म नहीं करना चाहती थी। तुम्हें याद है तुम दोनों एक दिन बात कर रहे थे और तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं डॉम में थी, मैंने कर्टेन को उधर से सब कुछ सुन लिया था। जो रॉन्ग तुम्हें कह रही थी कि मैं एक तरीके से कैटलिस्ट हूँ, और अगर जुआनजू मेरी तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होता, जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में गुड लुक्स है, तो इसका मतलब है वो कभी कहीं नहीं जाएगा, और उसका दिल बिल्कुल सही है। तब मुझे पता लग गया कि मैंने गलत किया, बट मैंने तब तक करना कन्फेस कर चुकी थी जुआनजू को अपनी फीलिंग्स के बारे में। अगर मुझे पहला पता होता तो मैं कभी नहीं करती। और ये कह के जियांग यहाँ से चली जाती है। इधर है ना जियांग अपने कजन जियांग रूई के साथ में बैठी होती है। जियांग रूई है ना यहाँ पे अपने एडमिशन टेस्ट गकाओ की तैयारी कर रहा है, जो कि एक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होता है चाइना के अंदर। और इधर है ना जियांग रूई कहता है कि तुम वापस से मूव बैक कर गई इधर। तो फिमिर कहती है वो तुम्हारा एग्जाम आ रहा है ना, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए और थोड़ा सा प्यार दिखाने के लिए इधर आई हूँ। तो जियांग रूई कहता है झूठ बोल रही हो तुम, मैं बाय नहीं करता इस रीजन को, तुम काफ़ी वियर्ड एक्टिंग कर रही हो। तो जियांग बोलती है तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, प्लीज़ उसकी तैयारी करो, उसके ऊपर फोकस करो। तो जियांग रूई बोलता है बॉय ट्रबल है ना, तुम्हारा दिल वापस से टूटा ना, वही जुआंगजू वाला केस। तो जियान उसे कहती है हार्ट ब्रोकन, और मैं काश हार्ट ब्रोकन होने से है ना थीसिस कंप्लीट होती, तो मैं अपना दिल बार बार हार्ट ब्रोकन करवा देती। तभी है ना जियांग को कॉल आता है, और वो कहती है ये तो कैंपस का नंबर है, कहीं मेरे प्रोफेसर का तो नहीं है। तभी उधर सामने से आवाज़ आती है, और ये आवाज़ और किसी की नहीं जुआंगजू की होती है। और वो कहता है मैंने तुम्हें ईमेल भेजा है, वो चेक करना ना। कि हाँ। और इधर वो ईमेल चेक करती है जहाँ पे पूरा रेफरेंस मटेरियल आया हुआ होता है, जो भी थीसिस के अकॉर्डिंग उसको चाहिए होता है, और फॉरेन लिटरेचर भी होती है जो उसने खुद ने ट्रांसलेट करी है। और ये चीज़ है ना वो जियांग रूई को बताती है कि किसी ने मुझे ना रेफरेंस मटेरियल भेजा है। और फिर जुआंग यहाँ से कहती है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम यहाँ पे पढ़ाई करो। और इधर वो मनी मन सोच रही होती है कि इसे ट्रांसलेट करने में कितना टाइम लगा होगा ना, क्या वो एक तरीके से मुझे सॉरी बोलना चाहता है इसके थ्रू, या वो रॉन्ग की तरफ से सॉरी बोल रहा है मुझे और चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहा है। और इधर वो वापस से कॉल करती है जियांगजू को। तभी उसके डॉर्म रूम्स के ना रूममेट्स उठाते हैं कि जियांगजू तो सो रहा है, एक और मैं कोशिश करता हूँ। वो आवाज़ देते बट उठता नहीं है। और फिर उसका रूममेट बताता है कि वो काफ़ी दिनों से है ना पेपर्स देख रहा था और उन्हें ट्रांसलेट कर रहा था, और कल तो पूरी रात नहीं सोया ये, कुछ अर्जेंट है क्या, अगर अर्जेंट नहीं है तो मैं बाद में कॉल करते हैं। और फिर कहता है 1 मिनट रुको, उठ गया वो। और फिर इधर जुआंगजू फ़ोन पे आ जाता है, और वो कहता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें और कोई हेल्प चाहिए। तो जियांग बोलती है नहीं। तो जुआंगजू बोलता है अगर तुम्हें कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। तो जियांग कुछ नहीं बोलती है और साइलेंट रहती है, और फिर फ़ोन कट कर देती है। और दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। और जियांग है ना यहाँ पे लैपटॉप खोलती है और थीसिस देख रही होती है, और फिर है ना वो सारे के सारे पेपर्स डिलीट कर देती है और उस ईमेल मटेरियल को यूज़ नहीं करती है। इधर 1 महीना बीत जाता है और अपनी थीसिस वापस से प्रेजेंट करती है, और प्रोफेसर कहता है काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया तुमने, ऐसी मन लगा के पहले ही कर देती ना तुम, काफ़ी थोरो एनालिसिस है कि ठीक है कुछ दिनों बाद में तुम प्रोफेसर के सामने से डिफेंड कर सकती हो। और फिर वो प्रोफेसर के रूम से बाहर आ रही होती है, तभी उसे आवाज़ आती है और वो देखती है कि लोग यहाँ पे ग्रेजुएट हो रहे हैं और काफ़ी हैप्पी है। इधर है ना उसके कजन जियांग रूई के है ना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और आज उसका पहला दिन होता है। और नी जियोंग है ना उसे लेके आ रही होती है कार में, और जियांग रूई कहता है कि तुम पहले एडमिशन टेस्ट तो क्लियर कर लो, कि वो तो मैं कर लूंगा, बाकी सारी यूरोप के अंदर कॉलेजेस है, अपन 2 महीने मस्त मजे करके आएंगे वहाँ पे, और मैंने तुम्हारे लिए उधर सरप्राइज भी रखा है। और इधर सब है ना एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हैं, और जियांग रूई कहता है तुम इधर वेट करना, तुम्हें कोई सरप्राइज मिलेगा इधर, ठीक है। और इधर अपनी फेवरेट वेट करती है, और फिर इधर एग्जाम हो जाता है पूरा, और जियांग रूई वापस आता है और वो कहता है तुम्हें सरप्राइज नहीं मिला, कि नहीं चलो मैंने ना टेबल ऑलरेडी बुक करवा रखी है, अपन लंच करते हैं, उसके बाद में कल सुबह भी तुम्हें एग्जाम देने आना है ना। इधर जियांग रूई कहता है मेरे पेपर बहुत अच्छा हुआ, क्या पता मैं टॉप स्कोरर बन जाऊँ, कि रहने दो तुम। तभी जियांग रूई कहता है अरे तुम यहाँ पे, और जानबूझ के ना वो जुआंग फाई को लेकर आ जाता है, जो कि जुआंग जू अपना सेकंड मेल लीड का छोटा भाई है।
और उससे है ना जी हुआंग को अपनी फीमेल को इंट्रोड्यूस करता है और उसको फोर्स करता है कि तुम भी हमारे साथ में आ जाओ, खाना खा लो कुछ। तो जुआंग फी कहता है नहीं नहीं नहीं, कि नहीं नहीं चलो ना प्लीज़, जैसे भी तुम्हारी फैमिली तो आई नहीं है। तो जुआंग फी कहता है ठीक है, और फिर इधर ये सब लंच के लिए आ जाते हैं। और इधर जुआंग फी बोलता है कि उसका पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि है ना उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी और उससे थोड़ा डिजीनेस लग रही थी। तो जुआंग बोलती है इट्स ओके, मैंने भी ऐसी एग्जाम दिया था जिसके अंदर है ना मेरा सर थोड़ा ऐसा भारी था, बट उसके कारण ना मेरा दिमाग काफ़ी अच्छा तरीके से चला और मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और मेरा एडमिशन हो गया। और इधर अगले दिन एग्जाम का पेपर होता है और जैसे जुआन और जुंग रुई आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे ना जुआंगजू और जुआंग फी खड़े हैं और जियांग रुई ना अपनी फीमेल को इशारे करता है कि और फिर है ना वो एग्जाम देने के लिए चला जाता है। और इधर रह जाते हैं जुआंगजू और जीहुआंग और दोनों काफ़ी ऑकवर्ड होते हैं और कुछ देर तक कुछ बात नहीं करते हैं। फिर जुआंग कहती है कि कैसा कोइंसिडेंस है ना, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, एक्चुअली ये प्लानिंग थी, मैं आने वाला ही नहीं था बट मुझे कल पता लगा कि तुमने मेरे भाई को ट्रीट दी है तो मुझे लगा आज मुझे वापस से तुम्हें ट्रीट देनी चाहिए। और इधर है ना वो बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करता है कि उनका एग्जाम हो जाएगा तो वो भी इधर आके खा लेंगे और वो एक तरीके से डबल ऑर्डर कर रहा है क्योंकि वो कुछ भी उधार नहीं रखता है। और जुआंग पास में बताती है कि जुआंगजू की जब मॉम बीमार थी ना तब उसने ना उसको 50,000 रुपीज़ दिए थे क्योंकि रोंग ने बताया था उसे, और उसके बाद में ना इंटरेस्ट के साथ में उसने ना 55,000 दिए कि 10% इंटरेस्ट बनता है ना इसलिए। और वो हमेशा है ना कोई भी फेवर्स नहीं रखता है, किसी की उधारी नहीं रखता। और फिर इधर दोनों बैठे होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर तो जियांग यहाँ से उठ के चली जाती है कि एग्जाम हो जाएगा उनके बाद में मैं वापस उनके साथ में आती हूँ। और इधर वो वेट कर रही होती है और फिर अपन को मोन्टाज दिखाया जाता है कि ऐसे ही चलता रहता है जब तक एग्जाम्स होते हैं। बट जियांग और जुंगजू दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, कभी दोनों अकेला है ना लंच करते हैं, कभी ये पे करता है कभी ये पे करता है और ऐसे ही चलता रहता है इनके बीच में। और अब आखिरी दिन आ गया है और दोनों है ना अपने भाइयों को पिक करने के लिए खड़े हैं। इधर है ना जुआंगजू बोलता है नीजू हुआंग, तुम मेरे भाई को कल है ना अपने घर लेके गई थी ना, इसका मतलब ये है कि तुम सब चीज़ें भूल गई हो और मेरे पे अब गुस्सा नहीं हो। तो जुआंग बोलती है वेल मैं तो मेरे भाई को साथ में लेके जा रही थी, तुम्हारे भाई का होटल भी बीच रास्ते में था तो मैंने लिफ्ट दे दी, इसमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं सारी पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दूंगी। तो जुआंगजू बोलता है जो मैंने तुम्हें मटेरियल ईमेल किए थे वो तुम्हारे किसी काम आए कि नहीं आए। तो जुआंग है ना यहाँ पे कुछ बोलने वाली होती है, तभी यहाँ पे बच्चे सारे आ जाते हैं और जुआंग वही उसे आके सीधा हक कर लेता है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, आई एम फ्री, और वो काफ़ी हैप्पी होता है। तो जुआंग बोलती है मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ओके ओके मैं समझ गई तुम हैप्पी हो। और इधर है ना जुआंग फे बोलता है कि एग्जाम काफ़ी अच्छा हुआ। तभी है ना यहाँ पे जियांग रुई बोलता है कि चलो हमारे साथ में, जैसे भी अभी ट्रैफिक काफ़ी खतरनाक होगा, सब एक साथ में ना यहाँ से छूट रहे हैं ना इसलिए। तो जुआंग फे कहता है नहीं हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें कोई और लंच पे लेके जा रहा है ना और मॉम भी आ रही है। तो जुआंगजू कहता है क्या, कि हाँ आपको नहीं पता कि नहीं। इधर जियांग कहती है कि हाँ ठीक है और जियांग रुई को यहाँ से लेके चली जाती है और दोनों कार में बैठे होते हैं और जियांग रुई कहता है मेरी प्लानिंग कैसी लगी, बट फिर वो नोटिस करता है कि जुआंग यहाँ पर थोड़ी सी सैड है। और फिर इधर जियांग कहती है जियांग रुई तुम्हें पता है जुआंगजू की मॉम जब सिक थी तो मैंने उसे 50,000 रुपीज़ दिए थे कि हाँ मुझे याद है कि तुम्हारे अकाउंट के अंदर से 49,200 ही थे और 800 तुमने मुझसे लिए थे कि हाँ, और उसने मुझे इन्हें 55,000 वापस से दिए और वो भी थोड़े टाइम बाद में ही 10% इंटरेस्ट दिया। वो कुछ भी नहीं रखता अपने पास में, मैंने उसके भाई को लंच कराया तो उसने भी मुझे वापस से कराया, वो कुछ भी वो नहीं करता किसी को। कि उसने तुम्हें मटेरियल दिए ना, मुझे लगा उसने तुमको दिए, तुमने मेंशन नहीं किया बट मैंने गैस किया। तो इधर जुआंग कहती है तुम्हें पता है अभी जुआंग फे उसका नाम नहीं ले रहा था जो अभी उनके लिए लंच होस्ट कर रहा है, वो एक्चुअली मेरी रूममेट है रोंग, और वो जुआंग जो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसने मेरे साथ में कुछ ऐसा किया, वेल जो भी किया वो काफ़ी काइंड नहीं था और जुआंगजू ने उसकी हेल्प करी, बट उसे फिर पता लगा कि उससे गलती हो गई तो उसने ना सॉरी बोलने के लिए वो मटेरियल्स मुझे दिए। ओह शिट, ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, तुमने मटेरियल यूज़ तो नहीं किए। तो जियांग बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि ऑब्वियसली कि हाँ नहीं यूज़ किए मैंने, कि मुझे पता था। चलो कोई बात नहीं, मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, अब मेरा ब्रेन बहुत तेज चलता है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते हुए दोनों स्माइल करते हैं और जियांग हंसती है कि थैंक यू जीनियस, बट मैंने मेरी थीसिस सबमिट कर दी है और कुछ दिनों में मुझे उसे डिफेंड भी करना है। और फिर जियांग रुई कहता है तुम चिंता मत करो, तुम हैप्पी रहो, बस अपन को दूसरा बंदा ढूंढ लेंगे, इसमें क्या है, और तुम मेरी कज़न हो तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, कि थैंक यू। और फिर जियांग रुई कहता है मैंने भी तुम्हें 800 दिए थे, 10% इंटरेस्ट के साथ में 880 दो मुझे तुम। तो जियांग उसे देखती है और कहती है तुम अपना मुंह घुमा लो, उधर देखो तुम, और अपन कज़न है। और इधर है ना डिफेंड करने का दिन आ जाता है और यहाँ पे ना फैंग काफ़ी नर्वस होती है और बॉस भी बैठी होती है और जियांग का नंबर आखिरी होता है। तभी फैंग कहती है तुम चिंता मत करो, मेरा जब हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हारा उधर वेट करूंगी। तो जियांग कहती नहीं मेरा वेट मत करना, मैं कोई भी फैमिली फेस उधर नहीं देखना चाहती, नहीं तो मैं नर्वस हो जाऊंगी इसलिए। और फिर इधर है ना वो अपना थीसिस प्रेजेंट करती है और इधर है ना जुआंगजू आता है और वो उसकी थीसिस सुनता है चुपचाप पीछे बैठ के।
और अपन को पता लगता है कि जीवांग है ना अकाउंटिंग के अंदर मेजर कर रही है बिजनेस स्कूल के अंदर, और वो 2008 बैच की थी और अब 2012 हो गया है, तो अभी ग्रेजुएट कर रही है। इधर है ना वो डॉम में आ जाती है और चीज़ें पैक कर रही होती है और वो बोलती है मॉम आप चिंता मत करें, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से थीसिस प्रेजेंट करी है। इधर है ना शिलोंग सब कुछ सुन रही होती है और इधर है ना जीवांग बोलती है कि मैं जा रही हूँ बस अंकल के उधर ही। तभी इधर शिलोंग कहती है मैं तुम्हें ना डिनर के लिए ट्रीट करना चाहती हूँ। तो जीवांग कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कि नहीं, मैं इंसिस्ट करती हूँ कि ठीक है, फिर फैंग को और बाकी लोगों को भी बुला देते हैं। कि नहीं, सिर्फ तुम और मैं। और अपन को बताया जाता है कि कुछ घंटे बाद में यहाँ पे है ना शिलोंग ने काफ़ी ज़्यादा पी ली होती है और जियोंग है ना उसे डॉर्म रूम में सुला रही होती है और इधर फैन होती है और फैन कहती है इसने इतनी कितनी पी ली। तो अपन को बताया जाता है फ्लैशबैक के अंदर कि शिलोंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं टू फेस स्नेक हूँ ना, मैं गॉसिप करती रहती हूँ, तुम्हारा साइड भी लेती हूँ और रॉन्ग की साइड भी लेती हूँ। कि नहीं, मैं इतना नहीं सोचती। तो शिलोंग कहती है पता है अपन दोनों ना क्लासमेट्स है और मुझे जब तुम्हारी फैमिली के बारे में पता लगा ना और ये पता लगा कि तुमने जुआंगजू की मॉम की हेल्प करी है और तुमने एकदम से इतना सारा कैश निकाल दिया, तो मुझे पता लग गया अपने बीच में क्या डिफरेंस है। बट फिर भी मैं सॉरी बोलती हूँ। इधर है ना नीजुआंग कहती है फैन को कि शिलोंग है ना दिखती टफ है और ऐसा दिखाती है कि उसने सब कुछ हैंडल कर रखा है, बट कभी कभी उसके टफ एक्सटीरियर के अंदर भी थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं और वो बिखरने लगती है। तो फैन कहती है तुमको ये सब कुछ कैसे पता? कि मेरा तो वाइल्ड गैस है। तो फैन इधर स्मेल करती है और फिर कहती है जिगुआ मेरा टिकट कंफर्म हो गया, आज आफ्टरनून में ही आया। कि क्या इतना जल्दी? कि हाँ, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि मुझे वापस से इधर आ जाना चाहिए और मेरे को है ना जायमन जाना पड़ेगा। एक तरीके की एक छोटी सी सिटी है, तो प्लीज़ कुछ ही दिन बचे हैं तो तुम डॉर्म रूम में वापस आ जाओ ना और मैं तुम सबको ट्रीट करूंगी एक बार। तो जीहोंग कहती है ठीक है। और जैसे भी मैंने चीज़ें सारी लेट गो कर दी है और उसे याद आ रहा होता है कि कैसे वो कॉलेज में आए थे और 2008 के अंदर कैसे एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे थे, और इधर इन सब की ग्रेजुएशन हो जाती है और इधर पैकिंग चल रही होती है फैन की और इधर सब काफ़ी इमोशनल हुए होते हैं। रोंग, शिलोंग, फैन, फैंग, बॉस और अपनी मेलीड जीहोंग और फैन को सब बाय बाय बोल रहे होते हैं और रॉन यहाँ पे काफ़ी इमोशनल हो रही होती है। और इधर है ना रोंग बोलती है कि मैं तो कभी गई भी नहीं हूँ सियामैन, मेरे को भी उधर जाना है। तो फैन कहती है तुम सब आना एक दिन प्लीज़। और फिर सब कहते हैं हम भी स्टेशन चलेंगे तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। और इधर है ना ये सब उसके सूटकेस लेके जा रहे होते हैं और इधर बॉयज़ भी मिल जाते हैं और सब इधर हक कर रहे होते हैं स्टेशन के इधर। और फिर इधर फैन जाती है, इधर सब वापस स्टेशन से आ रहे होते हैं तो बस काफ़ी फुल हो जाती है क्योंकि लास्ट बस होती है। और इधर है ना जीहोंग को अपनी फीमेल को टक्कर लग जाती है तो वो पीछे रह जाती है। तो फैंग बोलती है अगली बस से आ जाना और अपना ध्यान रखना। और इधर रॉन्ग भी होती है जो इस चीज़ों को नोटिस कर रही होती है और उसे भी थोड़ा सा अंदर अंदर बुरा लग रहा होता है। और इधर वो बस चली जाती है और इधर वो देख रही होती है शेड्यूल कि आगे कौन सी बस आने वाली है। तभी इधर जुआंगजू आ जाता है और वो कहता है ये आखिरी बस थी और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और यहाँ पे जीगुआन है ना बस स्टॉप पे देख रही होती है टाइमिंग्स। तभी जुआनजू कहता है ये आखिरी बस थी। तो जीगुआन बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जुआनजू कहता है मैं तुम्हारे जस्ट पीछे था, तुम भी नहीं चढ़ पाई ना मैं चढ़ पाया बस में। कि ओह, कि तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और अपन को दिखाया जाता है जब वो बस में चढ़ने की कोशिश कर रही होती है ना तब उसे धक्का लगता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तब जुआंगजू अपना हाथ उसकी कमर पर रख देता है और इधर है ना दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। बाकी सब कहाँ हैं? तो जुआंगजू बोलता है शायद तक वो सब बस में चले गए। तो जुआन बोलती ठीक है मैं भी जाती हूँ। तभी जुआंगजू को इधर फ़ोन आ जाता है कि नहीं मैं बस में नहीं चढ़ पाया, मैं यहाँ पे नीजुआन के पास में हूँ। ओके। और जुआन पूछती कौन, तुम्हारे रूममेट्स थे? कि नहीं, रॉन्ग थी। तो तुमने कहा कि तुम मेरे साथ में थे, ये अच्छी चीज़ नहीं होगी ना। तो जुआनजू उसे देखता रहता है। तो जुआन बोलती है उन्होंने क्या कहा? कि वो ऑलरेडी बस पे हैं और उन्होंने कहा अपन कोई कैब कर लेते हैं। कि ठीक है। और फिर जुआन कहती है मेरे पास में तो पैसे नहीं है, थोड़े से पैसे थे जो मेरे को फैंग ने दिए थे बस के लिए। इधर है ना जुआंगजू के पास में पैसे होता है फिर भी वो ऐसे एक्ट करता है कि उसके पास में पैसे नहीं है। कि अब क्या करें? कि चलो वॉक करते हैं। और इधर है ना जुआंगजू वॉक करने लगता है तो फीमेल वहीं खड़ी होती है। तो जुआंगजू पीछे मुड़ के उसको देखता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और फिर जुआन भी वॉक करने लगती है। इधर है ना जुआंगजू कहता है मैंने जो तुम्हें रेफरेंसेस भेजे थे वो तुमने यूज़ नहीं किए ना। तो जुआन यहाँ पे रुक जाती है क्योंकि उसने हील्स पहने होते हैं और उसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही होती है। और वो कहती है नहीं मुझे सही नहीं लगा। कि क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? तो जुआन बोलती है वो मैंने कलेक्ट नहीं किए थे ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कि वो मेरी थीसिस के लिए फिट नहीं थे। कि पक्का यही रीज़न था? कि हाँ, इसके अलावा और क्या रीज़न होगा? और वो मन ही मन सोच रही होती है तुमने है ना रॉन्ग की तरफ से माफ़ी मांगने के लिए मुझे वो रेफरेंसेस दिए थे, मुझे पता है। इधर है ना जुआन रुक जाती है एकदम से और कहती है तुम आगे जाओ, मैं बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे लिए वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी जुआनजू देखता है कि उसने हील्स पहने हैं। कि तुम ऐसे शूज़ क्यों पहन के चलती हो? बस प्रीटी दिखने के लिए? तुम सोचती नहीं हो कि ये प्रैक्टिकल नहीं है? तो जुआन कहती है मुझे नहीं लगा था अपन आज वॉक करेंगे, ये तो रेगुलर शूज़ है, सबके पास में, रॉन्ग के पास में भी है ये तो जुआनजू कहता है ओह मैंने नोटिस नहीं किया।
तो जीगवान बोलती है, जुआनजू तुम मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते ना? तुमको क्या लगता है मैं एक अनमोटिवेटेड, लेजी और स्पॉइल बच्ची हूँ कि हाँ? तो जीगवान कहती है, जब मैं छोटी बच्ची थी ना, तो मॉम डैड के पास में मेरे लिए टाइम नहीं था, तो मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के उधर रही, कंट्री साइड के उधर। मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता था और काफ़ी मज़ा भी आया। तो मैं थोड़ी सी लेजी दिख सकती हूँ, बट मैं वैसी ही हूँ और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, मेरी लाइफ के अंदर कोई बड़ा गोल नहीं है, मेरा कोई ड्रीम नहीं है, बट अगर आप हैप्पी हो और कंटेंट हो, अपनी ज़िंदगी के साथ में खुश हो और मैं किसी की ज़िंदगी के अंदर दखल नहीं दे रही हूँ, तो वो काफ़ी नहीं है क्या? क्यों इतना स्ट्रेस लेना? तुमने स्ट्रेस के बारे में सुना है? जहाँ पे बड़े ग्रेप्स होते हैं, छोटे ग्रेप्स होते हैं। मैं पहले छोटे ग्रेप्स नहीं, बड़े ग्रेप्स खाऊंगी। नहीं तो अगर मैंने छोटे ग्रेप्स खाए तो मेरा पेट वहीं फुल हो जाएगा और फिर मैं बड़े ग्रेप्स नहीं खा पाऊंगी। मैं उस टाइप की हूँ जो पहले बड़े ग्रेप्स खाती है। तो जुआनजू कहता है, व्हाट इफ अगर कोई बड़े ग्रेप्स हो ही नहीं? वेल, एक बड़ा ग्रेप था, बट मैंने उसे डरा के भगा दिया। और जीगवान मन ही मन सोच रही होती है, ये क्या रॉन्ग के बारे में बात कर रहा है? और फिर कहती है, वो वापस आ जाएगी। तो जुआनजू उसकी तरफ बढ़ता है कि पक्का? और जीगवान मन ही मन सोच रही होती है कि ये ऐसे क्यों एक्टिंग कर रहा है कि मेरा ओपिनियन जैसे मैटर करता है, मैं रॉन्ग तो नहीं हूँ? और जीगवान अपना सर हिला देती है और जुआनजू यहाँ पे स्माइल करता है। उसे लगता है वो उसके बारे में बात कर रही है और जीगवान को लगता है कि वो रॉन्ग के बारे में बात कर रही है। और फिर है ना, जीगवान बोलती है जुआनजू कि हाँ, कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही नाम लिया। तो जुआनजू उसे देखता रहता है। तो जीगवान बोलती है, सच में कोई रीज़न नहीं है, ऐसे ही नाम लिया। और फिर जुआनजू कहता है, थोड़ी देर चलते हैं, उसके बाद में एक शू की शॉप आएगी, वहाँ पे अपन शूज़ खरीद लेंगे। तो जीगवान कहती है, अपने पास में पैसे नहीं है, अपन नए शूज़ कहाँ से लेंगे? तो जुआनजू यहाँ पे बोलने वाला होता है कि मेरे पास में पैसे। तभी यहाँ पे जीगवान बोलती है, अपन वॉक करते रहते हैं ना, और वो दोनों चलना स्टार्ट कर देते हैं और कैंपस में आ जाते हैं। इधर है ना, जीगवान कहती है कि मैं जाती हूँ, ओके बाय, मेरी बिल्डिंग इस डायरेक्शन में है। तो जुआनजू कहता है, मैं तुम्हें बिल्डिंग तक छोड़ देता हूँ। कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर वो मन ही मन सोचती है, शायद तक उसको रॉन्ग को मिलना होगा और वो बिल्डिंग को उधर वेट कर रही होगी। और फिर दोनों इधर वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं और इधर है ना, बिल्डिंग तक आ जाते हैं। तभी वो देखती है कि यहाँ पे रॉन्ग तो नहीं खड़ी है बिल्डिंग के बाहर, ये डॉर्मेट्री तक क्यों आया? और फिर बिना कुछ बोले ऊपर जाने लगती है, बट फिर रुक जाती है और टर्न करती है। जुआनजू, तुम है ना छोटे बालों में और वाइट कलर के कपड़ों में अच्छे लगते हो। और अपन को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो है ना जियांग रुई को पढ़ाने के लिए आता था ना, तो शॉर्ट हेयर के अंदर और वाइट कपड़ों में आता था, इसलिए उसने ये बोला। इधर जुआनजू बोलता है, और कुछ? कि नहीं, और कुछ नहीं। और वो फटाफट भाग के अंदर चली जाती है और जुआनजू उधर देखता रहता है। और फिर वो वॉक बैक कर रहा होता है। तभी जीगवान है ना बालकनी में आती है और जोर से चिल्लाती है, जुआनजू, और रोते रोते अपना हाथ हिलाती है। और एकदम से जुआनजू पलटता है और इधर वो बाय कर रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो मन ही मन सोच रही होती है, गुड बाय जुआनजू, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम दुनिया में कहीं पे हो और हैप्पी हो। आज से है ना अपन दोनों अलग हो रहे हैं और मेरे मन के अंदर जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है उन्हें भी मैं पीछे छोड़ रही हूँ। और वो स्माइल करती है। और उस रात को दोनों अपने अलग अलग रास्ते पे चले गए। एक अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा था और दूसरा अपना फ्यूचर बना रहा था। और अब ग्रेजुएशन हो गया होता है। अब जियांग रुई ना जीगवांग को है ना बाहर लेके जा रहा होता है कि मेरे को कॉलेजेस देखनी है 2 महीने तक के लिए, चलो। कि नहीं, मुझे ना प्लेन से काफ़ी डर लगता है, मुझे नहीं जाना, तुम मुझे ट्रिक कर रहे हो और वो भी इतना जल्दी लेके जा रहे हो, तुमने मुझे डेट भी नहीं बताई, कि तुम्हें डेट बताता तो तुम आती ही नहीं। तो इधर है ना जिगवा भागने लगती है, तो उसे वापस से पकड़ के लेके आ जाता है और वो कहता है, ये हेल्थियर है, अगर तुम्हें मैं डेट बता दी होती तो तुम पीछे हट जाती। और इधर है ना दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं और जियांग रुई कहता है कि एक बार तुम प्लेन में बैठी, उससे तुम इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई, थोड़ा सा टर्बुलेंस ही तो था। और फिर इधर ना दोनों फोटो क्लिक कर रहे होते हैं, तो पीछे एक पैसेंजर भी बैठा होता है और वो भी फोटो ले रहा होता है। तभी जिगवा बोलती है, फोटो मत लो, क्या पता ये अपनी आखिरी फोटो। और वो पैसेंजर डर जाता है। और जब यहाँ पे फ्लाइट लैंड कर जाती है लंदन और यूरो ट्रिप इनका शुरुआत होने वाला होता है, तब वो पैसेंजर कहता है कि मैं पूरी फ्लाइट सो नहीं पाया क्योंकि तुमने मुझे इतना डरा दिया। और फिर इधर है ना ये पूरा यूरोप घूमते हैं। इधर जियांग रुई कहता है, तुमने देखो मेरी फोटोज कैसे खींची है और मैंने जो तुम्हारी खींची है वो देखो, तुम तो मुझे फ्रेम्स में भी सही से नहीं लेती हो। और फिर जियांग रुई कहता है, अगले मंडे से मेरी कॉलेज स्टार्ट हो रही है, तो तुम्हें इन 3 दिन कुछ भी करना है तो तुम बता दो। तो जीवान कहती, मुझे पता ही था, तुम मुझे पहले लेके आई हो, जान पूछ के किया ना तुमने? कि हाँ, तुम्हारे लिए किया मैंने, नहीं तो तुम वहाँ पे कहती रहती कि मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रही हूँ, मेरी कॉलेज खत्म हो गया, मैं आगे क्या करूँ। तो मैंने सोचा तुमको है ना थोड़ी फ्रेशनेस लाई जाती है क्योंकि तुम है ना काम पे जाने वाली हो, तो उससे पहले तुम थोड़ा सा एंजॉय कर लो, और तुम तो मेरे एफर्ट्स अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। तो जिगवान आके जियांग रुई को शोल्डर से पकड़ती है और फिर उसे हक कर देती है कि थैंक यू। तो जियांग रुई कहता है, मुझे ऐसे हक मत करो, ये काफ़ी वियर्ड है। तो जिगवान कहती है, सीरियसली थैंक यू। तो जियांग रुई कहता है, जब तक तुम हैप्पी हो इट्स वर्थ इट। और जिगवान कहती है, आई एम हैप्पी। और फिर वो कहती है, मुझे ना इस सीनरी को देख के समझ में आ गया कि अपन को अपने पास्ट को भूलना पड़ता है आगे मूव ऑन करने के लिए और फ्यूचर की सुंदरता को देखने के लिए। तो जियांग रुई कहता है, तुम इतनी टेंशन मत लो, बहुत अच्छी सुंदरता देखेंगे, तुम्हारा नाम होगा, तुम रियल एस्टेट जाइंट बन जाओगी। और फिर इधर दोनों स्माइल करते हैं। और फिर इधर जिगवान कहती है, ठीक है मैं प्लान करती हूँ अपन को आगे वाले दिनों में क्या करना है।
और इधर 2 महीने बीत जाते हैं, जिगवान वापस से वुक्सी आ जाती है और इधर उसकी मॉम बैठी होती है और जिनका नाम होता है जियान युन। और फिर मॉम कहती है तुमको कोई जॉब पकड़ लेनी चाहिए कि हाँ मेरे पास में कुछ ऑफर्स भी है, और वो सारे ऑफर्स बताती है। फिर एक बताती है कि सुजो के अंदर एक कंपनी है और उन्होंने कहा कि मैं सितंबर से स्टार्ट कर सकती हूँ। कौन सी कंपनी है, उसका क्या नाम है, कि वो फोटोवोल्टिक पैनल्स बनाते हैं, सोलर पैनल्स, और उनका नाम है शोगवान फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी को लिमिटेड। तो एक तरीके से शोगवान नाम है उसका। तो मॉम कहती है कि इस कंपनी के अंदर तो तुम्हारे फादर ने इन्वेस्ट किया जब तुम्हारे फादर और हम साथ में थे, और फादर की कंपनी का नाम है युएन चैन, क्योंकि फादर का नाम है चेंग युआन ना, इसलिए कि तुम्हारे फादर की कंपनी युएन चैन के है ना 49% शेयर है और 51% शेयर शेंग युआन के पास में है, जिस कंपनी का ऑफर तुमने ठुकरा दिया। बाय द वे, जब तुम यूरोप थी तब तुम्हारे फादर मुझसे मिलने के लिए आए थे और वो चाहते हैं कि तुम युएन चैन के लिए काम करो एज ए सक्सेसर, ताकि वो तुम्हें ना अपनी कंपनी दे पाए जब वो रिटायर हुए तब। इधर अपन को युएन चैन ग्रुप जो कि वुक्सी के अंदर है उसकी बिल्डिंग दिखाई जाती है और अपन को फीमेल लीड के फादर नी चेंग हुआन से है ना इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ कह रहे होते हैं कि शेंगवेन है ना अपने कंपनी के साथ में काम नहीं कर रहा है क्योंकि मिस्टर लिन ने उनको एक तरीके से मना कर दिया है और वो हर चीज़ में अपने फॉल्ट निकालते रहते हैं। आपकी मिस्टर लिन से बनती ही नहीं है क्या, कि मेरी क्यों नहीं बनेगी। मैं उनसे 1-2 बार मिला हूँ कंपनी के अंदर। बाकी शैन जियान मिन जो कि चेयरमैन है वो उसका ग्रैंडसन है, तो शायद तक वो उसके ओपिनियंस ले रहे हैं। तभी उनको है ना अपनी बेटी की तरफ से कॉल आता है और वो अपनी बेटी से मिलते हैं और फादर कहते हैं तुम बिल्कुल आती नहीं हो मुझसे मिलने के लिए, विजिट करने में क्या प्रॉब्लम है, और तुम यूरोप गई और मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई हो। तभी जिगवान है ना एक स्कार्फ निकाल देती है और फादर स्माइल करते हैं और जिगवान फिर भी मुंह सड़ा के बैठी रहती है इधर। और फादर कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम मेरी कंपनी के लिए काम करो। कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं उस कंपनी में किसी और का चेहरा नहीं दे सकती और मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होंगी। कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑफिस प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहाँ पे पर्सनल मैटर की कोई जगह नहीं है। कि नहीं, क्या पता आप जिसकी टेक केयर कर रहे हैं वो आपकी ओल्ड फ्रेंड मुझे मिल जाए। तो फादर कहते हैं कि मैं उसकी देखभाल भी नहीं करूँ, वो मेरी ओल्ड फ्रेंड है, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे तुम्हारी मॉम ने स्टोरीज बनाई हुई है। कि आप चिंता मत करें, आपसे पहले तो मेरी मॉम शादी कर लेगी, उनको काफ़ी रिश्ते आ रहे हैं। तो फादर कहते हैं मेरी ओल्ड फ्रेंड कुछ ही दिनों की मेहमान है, कि आपने पहले भी यही कहा था और अब तो मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो गई फिर भी वो जिंदा है, तो और कितने मूवमेंट्स हैं उनके पास में, और आपको इन्हीं बारे में बात करनी है तो मैं जा रही हूँ। तो फादर कहते हैं बैठो बैठो, मुझे तुम्हारे काम के बारे में बात करनी थी। मैंने सुना तुमने है ना शेगवन ग्रुप के अंदर है ना अपना रिज्यूमे दिया था, तुम वहाँ पे कब ज्वाइन कर रही हो। कि मैं वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, कि काश तुम कर लेती, तुम वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखती। कोई ना, इधर आके काम करो और चीज़ों से फेमिलियर हो जाओ, आखिरकार मेरा बिजनेस तुम्हारा ही तो है और ये सब कुछ तुम्हारा ही होना एक दिन। कि नहीं, मॉम जैसा कहेगी मैं वैसा करूँगी अभी। और इधर फादर कहते हैं कि देखो मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। क्या आप बिल्कुल भी बुढ़े नहीं हो रहे हो। तभी वो अपने फादर का चेहरा देखती है और उसको उसके अंदर है ना रिंकल्स दिखाई देते हैं और है ना उसको याद आता है कि बचपन में फादर उससे कैसे है ना पिगी बैग करके ना दुकानों पे लेके जाया करते थे कि चलो KFC के उधर चलते हैं, और मैं बुढ़ा हो जाऊँ ना तब तुम्हें भी ऐसी कैरी करना पड़ेगा और मुझे खाने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इधर है ना अपनी फीमेल लीड जीगवान है ना इमोशनल हो रही होती है फादर को देख के और वो कहती है सब कुछ कितना अच्छा था ना। और इधर है ना उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे फादर को तो काफ़ी गुस्सा आया होगा कि जब तुमने कहा कि तुम उनकी कंपनी ज्वाइन नहीं करोगी। और फिर मॉम कहती है तुमने अच्छा किया, अगर तुम कंपनी ज्वाइन कर लेती ना तो तुम है ना हम सबके बीच में आ जाती, जो भी हम तीनों की डील है उससे है ना तुमको काफ़ी नुकसान होता, और अभी तुम इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हो। थोड़ा काम करो, थोड़ी मैच्योर बन जाओ तुम, और मुझे लगता है तुम्हें सोजो वाली कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो इधर है ना फीमेल कहती है कि मॉम आप मेरे पे डिसअपॉइंट तो नहीं हो कि मेरे पास में कोई भी क्लियर गोल नहीं है। कि बेटा सबके पास में ज़िंदगी के अंदर गोल नहीं होता है, पहले दिन से सब कुछ फिगर आउट नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, तुमको जो करना है वो करो। और इधर अपन को जुआंग से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके बॉस होते हैं मिस्टर शोंग, और यहाँ पे ना वो मीटिंग करने के लिए आ रहे होते हैं शेगवान ग्रुप के साथ में, और वो हुआ बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इधर होते हैं शेंग जोंगकाई और साथ में होता है अपना मेल लीड मिस्टर लिन, और इधर बात कर रहे होते हैं कि कितने % पे इंटरेस्ट दोगे और बैंक का क्या क्या काम होता है, बैंक क्या फैसिलिटीज अवेलेबल कराएगा। और इधर ना मिस्टर लिन और जुआंगजू एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इधर कहते हैं कि ओह आपके पास में भी एक हैंडसम लड़का और हमारे पास में भी। और इधर ना मिस्टर लिन कहते हैं कि हाँ मैंने जुआंगजू को पहले देख रखा है, वो जॉब फेयर में था। तो मिस्टर शॉन कहते हैं कि यार तुमने भी शेंगवान के लिए अप्लाई किया था। कि नहीं, वो किसी क्लासमेट का ना रिज्यूमे देने के लिए आया हुआ था। भाई तुम्हारी वो क्लासमेट कहाँ पर है। कि वो तो शायद तक फॉरेन ट्रिप पे गई हुई है। कि ओह, और इधर है ना अपनी फीमेल आ जाती है और वो सुजाओ में बिल्डिंग देखती है और यहाँ पे फॉर्मेलिटी साइन कर देती है और बॉन्ड भी साइन कर लेती है। और इधर अपन को इंट्रोड्यूस किया जाता है चीची से, और मैं तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट के इधर लेके जाती हूँ जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है फाइनेंस। और इधर वो बताती है कि उसका नाम है नी जी गुआंग, और जी गुआंग का मतलब होता है मॉर्निंग लाइट, जो सुबह सुबह सूरज की किरणें आती है, बट जिगुआ बोलते हैं उसके फ्रेंड, जिसका मतलब होता है वाटरमेलन जूस। इसलिए ये ना जुआंजू हर समय ना वाटरमेलन जूस ऑर्डर करता था। और इधर जीजी बता देती है कि आपकी ये डेस्क होगी, कल तक यहाँ पे कंप्यूटर लग जाएगा, और मैं आपको आपके बॉस से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ मिस्टर वू से। और मिस्टर वू कहते हैं कि आपका काफ़ी अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है तो आप वर्क हार्ड करिएगा,
अभी आप थोड़े दिन ट्रेनिंग करिएगा, ठीक है। और इधर वो अपनी बिल्डिंग की इधर आती है जहाँ पे इसका डॉम होगा, और वहाँ पे नॉक नॉक करती है, और इधर अपन को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके रूममेट से। उसकी पहली रूममेट है यिंजी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, और उसकी दूसरी रूममेट है यूहा, जो कि मार्केटिंग के अंदर है। और इधर वो कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, तुम कौन सा डॉम राइड लोगी, कि ये वाला, कि अपन पहले नहीं आए, नहीं तो अपन को सामने वाली बिल्डिंग मिल जाती, वहाँ पे वॉशिंग मशीन भी है। और तुम इतना लेट कैसे ज्वाइन कर रही हो, कि मुझे तो ये कहा था कि सितंबर में ज्वाइन कर सकते हैं। कि क्या, काश मुझे भी बताया होता है चार ने, मैं भी ऐसे 2 महीने कहीं घूम के आती। और इधर है ना सब कैफेटेरिया के अंदर खाना खाने के लिए चले जाते हैं, और इधर अपन को मोन्टाज दिखाया जाता है कि कैसे उसे ट्रेनिंग मिल रही होती है और वो चीज़ों को सीख रही होती है। और इधर है ना काफ़ी टाइम बीत गया होता है, और तभी अपने वो डैड से बात करी होती है, और अपना वेट देखती कि क्या, और उसका वेट एकदम से बढ़ गया होता है। और इधर ना सब कैफेटेरिया में खाना खा रहे होते हैं, और अपन को बताया जाता है कि कैफेटेरिया का खाना काफ़ी गंदा है, और ये बोर हो चुके हैं कि डॉम में रहते हैं, वापस इधर आते हैं, काम करते हैं, वापस कैफेटेरिया में खाना खाते हैं, वापस डॉम में जाते हैं। ये कोई जिंदगी है कीड़े मकोड़ों वाली। और कैफेटेरिया खाना इतना अच्छा नहीं है, तो अपन है ना बाहर जाके खाना खाते हैं, और अपन ने इतना वेट पुट ऑन कर दिया है। तभी इधर यंजी बोलती है कि कोई बात नहीं, कि जैसे भी कोई दूर दूर तो कोई लड़का नहीं है, तो अपन को अपनी फिजिक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और इधर ना जीजी भी आ जाती है, और साथ साथ में उसके साथ में काम करने वाली एक महिला भी, और वो बताती है कि एक हॉट लड़का आने वाला है, मीन ब्रांच से उसको यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, और वो अपना डिप्यूटी जीएम होगा, डिप्यूटी जनरल मैनेजर आई गेस। उसका नाम है मिस्टर लिन। वो पहले सर्जन था, और मुझे पता लगा वो सिंगल है, और वो शायद तुम्हारा बॉस होने वाला है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का बॉस। कि वो सर्जन था तो वो बिजनेस में कैसे आया, ऐसा क्या हुआ उसके साथ में, कि पता नहीं। तभी जीजी बोलती है कि ये डिमोशन है कि प्रमोशन है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो जिगोन बोलती है क्या फ़र्क पड़ता है, और बाय द वे अगर वो सर्जन से डिपार्टमेंट मैनेजर से अब अपना बॉस बन रहा है, जनरल मैनेजर बन रहा है, तो काफ़ी एज में होगा ना। और फिर वो कहते हैं हमको लगा कोई हैंडसम बंदा आएगा। इधर है ना जिगोन अपने रूममेट्स के साथ में ना शो देख रही होती है, और यंजी को जिसके ऊपर क्रश है, एक आइडल है, उसका शो होता है। बट इधर एकदम से वाईफाई चला जाता है कि अब अपन क्या करेंगे, कि रॉक पेपर सीजर करते हैं, और जो हारा ना उसको कंपनी में जाके एपिसोड डाउनलोड करके लाना होगा, कि ठीक है। इधर रॉक पेपर सीजर करते हैं, और जिगोन हार जाती है, और जिगोन को अब कंपनी में जाना होता है, और उसे काफ़ी आलस आ रहा होता है, बट फिर भी वो कंपनी के अंदर चली जाती है, और लैंड कनेक्ट कर देती है, और एपिसोड डाउनलोड करने लगती है। तभी उसे लगता है कि शायद तक लैंड डिस्कनेक्ट हो गया है। और इधर अपना मेल लीड की एंट्री होती है मिस्टर लिन की, और कंपनी के ऑफिस के अंदर आ रहे होते हैं। इधर अपनी फीमेल लीडर लैंड केबल को ठीक कर रही होती है, तभी एकदम से लाइट लग जाती है, और मिस्टर लिन आके देखते हैं, और जिगवान है ना टेबल के नीचे होती है, और वो उनको देखती है, और एकदम से निकलने की कोशिश करती है, और उसके बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, और वो वायर्स में फंस जाती है। और फिर वो मिस्टर लिन को देखती है, फिर कहती है मुझे नहीं लगता आप यहाँ पे काम करते हो, कैसे अंदर है आप, बताओ मेरे को। और एपिसोड एकदम से खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है, और जियान बोलती है मैंने आपको यहाँ पे नहीं देखा, आप यहाँ पे काम तो नहीं करते, तो आप अंदर कैसे आए। तो मिस्टर लिन बोलते हैं तुमने मुझे पहले नहीं देखा, और ये कह के उसे घूरते रहते हैं, और फिर बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे ना एपिसोड का डाउनलोड कंप्लीट हो चुका होता है, और जियान यहाँ पे कंफ्यूज होती है कि हुआ क्या ये अभी, कितना वियर्ड था। और वो वापस अपने डॉर्म रूम में आ जाती है, और यहाँ पे यिंजी कहती है तुम्हें इतना कितना टाइम लगा, मुझे एपिसोड देखना अभी कभी। और इधर जियान बताती है कि जब मैं एपिसोड डाउनलोड करी थी ना, तो एकदम से एक बंदा आ गया। कि क्या, हॉट था क्या वो बंदा, तुम्हें पकड़ लिया, कौन सी टीम से था, वो अपने ऊपर सीनियर्स को बताएगा तो नहीं ना। तो जियोन कहती है मुझे भी नहीं पता, आई डोंट थिंक सो वो वहाँ पे काम करता है, नहीं तो मुझे याद होता ना, मेरी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। और फिर कहती है चलो छोड़ो अपन शो देखते हैं। इधर मॉर्निंग हो जाती है, और जियोन इधर फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही होती है। तभी यिंजी की तरफ से मैसेज आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का नया डिप्यूटी जीएम आया है, और क्या हॉट है वो बंदा, दिलों की जान बन गया है, तुम्हें चेकआउट करना चाहिए। और जियोन यहाँ पे टाइम देखती है कि 2 बजने वाली है, और इधर वो यिंजी के पास में आती है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। और इधर यिंजी कहती है तुम भी कितनी पागल हो ना, नैन सुख की प्राप्ति करने के लिए इधर आई हो ना। तो जीवन कहती है टाइम देख रही हो तुम, अपन को उधर प्लांट को उधर जाना है, उधर मीटिंग है अपनी, फाइनेंस की तरफ से मैं जा रही हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तुम। कि ओ सॉरी मैं भूल गई, वो बंदा इतना हॉट है ना, मैं बहुत क्रेजी हो गई हूँ, और मेरा ब्रेन पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया है। तुम देख पा रही हो उसे। कि नहीं ऑफिस में तो कोई नहीं है, कि मैंने तो देखा था तब तो वहीं था, कोई गया ही नहीं वहाँ से। तभी लेन है ना मिस्टर जांग के साथ में बाहर आता है, और जियांग उसे देख लेती है, और अपनी नजर चुराती है, छुप जाती है। और यिंजी कहती है कैसा है, टॉल हैंडसम मस्त है ना। तो जीवन कहती है मैं फंस गई। कि क्या हुआ, ऐसा मत कहना कि तुमको देखते ही प्यार हो गया। और जीवन है ना यिंजी की लिप्स पकड़ लेती है कि तुम चुप रहो, चलो मीटिंग करने चलते हैं। तो यिंजी कहती क्या हुआ बताओ तो। कि मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, ये सब तुम्हारे ड्रामा के कारण हुआ है, तुमको वो एपिसोड क्यों देखना था जिसके अंदर 3 किस सीन थे। इधर मिस्टर लिन और मिस्टर जांग जा रहे होते हैं, और यिंजी और जीवन आते हैं कि काश अपन को ये लिफ्ट दे पाते हैं। कि नहीं अपनी किस्मत में नहीं है, अपनी किस्मत में बस से ही जाना लिखा हुआ है। तभी जीवन को कॉल आता है चीची की तरफ से कि तुम्हें याद है तुमने एक स्टैम्प लगाया था
और अपन ने वो पेमेंट प्रोसेस कर दिया था और अपन ने आरएमबी टर्म्स में किया था। आरएमबी इज रेनमिनबी, जो कि है ना चाइना की करेंसी है, बट अपन ने ना यूएसडी अमाउंट के अंदर भेज दिया है, यूएस डॉलर के अमाउंट के अंदर, तो अपने ऊपर गाज गिरेगी। अपन ने ज़्यादा पेमेंट भेज दिया है, अपन फंस जाएंगे। और अपन को फ्लैशबैक में बताया जाता है कि इधर है ना डाउ चैन आता है, जो कि ना प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से होता है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है जो चीज़ें मंगवाते हैं, प्रोक्योर करते हैं, एक तरीके से सामान लेते हैं, रॉ मटेरियल्स। और वो कहता है फटाफट इस पर साइन कर दो, हमें अर्जेंट पेमेंट चाहिए इन रॉ मटेरियल्स के लिए। तो चीची कहती है मेरे तो टाइम हो गया, मैंने तो कंप्यूटर भी शट डाउन कर दिया, कि प्लीज़ प्लीज़ काफ़ी अर्जेंट है। तुमको पता है ना हमारे बॉस कैसे है, मिस्टर मो हमको पक्का डांटेंगे। कि ठीक है। और इधर अपनी फीमेल जी हुआंग को कहती है कि मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ, कि हाँ। और इधर है ना उसका स्टैम्प भी यूज़ कर लेती है। और इधर अपनी फीमेल भाग के आती है और इधर है ना लड़ाई हो रही होती है। और डो चुएन यहाँ पे आरोप लगा रहा होता है कि तुम्हारी गलती है, तुमको अपने पेपर्स चेक करने थे, तुम्हारे स्टैम्प लगाया है। तो इधर चीची कहती है क्योंकि तुम्हारे उधर से पेपर्स आए, हमने तो सिर्फ स्टैम्प लगाया है, प्रोक्योरमेंट तुमको करना है, तुमको करेंसी देखनी चाहिए थी और डबल चेक करना चाहिए था, कि तुमको स्टैम्प लगाने से पहले चेक नहीं करना चाहिए था। और ऐसे दोनों डिपार्टमेंट लड़ते रहते हैं। और डो चुएन कहता है कि तुम है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, हमको रिटर्न में लिख के दे दो। इधर है ना लिन मिस्टर जांग के साथ में होता है और वो प्रोडक्शन लाइन देख रहा होता है। और देखते हैं कि फेज सेकंड के प्लांट के इधर है ना वो वाली बिल्डिंग थी, बट उसका कंस्ट्रक्शन अधूरा ही रह गया क्योंकि आगे की पेमेंट नहीं आई। 2005 से लेकर 2008 तक ये वाली कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में थी, बट उसके बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और यूरोप और यूएस का मार्केट एक तरीके से अपने लिए बंद हो गया। इधर लिन कहता है कि आप चिंता मत करें, फोटोवोल्टिक सेल, सोलर सेल का है ना बूम आने वाला है। चाइना को है ना क्लियर एनर्जी चाहिए और ग्लोबल मार्केट भी अब उसकी तरफ जाएगा। और चाइना है ना नई डोमेस्टिक पॉलिसी और रोड मैप बनाने वाला है, तो अपन है ना कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। बाय द वे यूएन चेन की तरफ से पेमेंट आया कि नहीं आया? यूएन चेन अपने फीमेल की फादर की कंपनी। और इधर मिस्टर जेंग बताते हैं कि ये टेक डिपार्टमेंट है। और इधर अपन को इंट्रोड्यूस किया जाता है मिस्टर हुआ से, जो कि एक तरीके के साइंटिस्ट है और यहाँ पे वो इक्विपमेंट फिक्स कर रहे होते हैं। और मिस्टर लिन है ना हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो मिस्टर हुआ कहते हैं मेरे हाथ खराब है, गंदे है, मैं मशीन फिक्स कर रहा था। कि कोई बात नहीं। तभी मिस्टर लिन को कॉल आता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट दोनों लड़ाई कर रहे हैं, उनसे बहुत बड़ा मैस हो गया है। इधर है ना चीची के पास में कॉल आता है और चीची फ़ोन अटेंड करती है और फिर जुआंग को बताती है कि चिंता मत करो, ये बात अब है ना हायर अप्स के पास में चली गई है, सीनियर्स के पास चली गई है, अब वो सेटल करेंगे। और इधर है ना पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठा होता है और सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि चिंता मत करो, मिस्टर लिन सब सही कर देंगे। तभी वापस से ना चीची को कॉल आता है और चीची इधर स्माइल करती है और सबको बताती है कि मिस्टर लिन ने ना पेमेंट वापस से रिसीव कर लिया, जो अपन ने ना यूएसडी में कर दिया था डॉलर्स के अंदर। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ था वो वापस से मिल गया अपन को। अब अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट अपन को उधर है ना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा और पैसा कल तक आ जाएगा अपने अकाउंट में वापस से। इधर है ना चीची और जीवान दोनों वेट कर रहे होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के उधर मीटिंग चल रही होती है मिस्टर लिन की और मिस्टर मो की। और चीची इधर बताती है कि जो तुम बॉल्ड गाय देख रही हो ना, वो हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट है मिस्टर मो, और वो काफ़ी एटीट्यूड वाले इंसान है। वो पहले शेंगुआन हेडक्वार्टर में थे और वो यहाँ पे काफ़ी टाइम से है, जब से 2005 के अंदर ये कंपनी फाउंड हुई। और कितने सारे है ना डिप्यूटी जीएम है, बट इनको कोई नहीं हिला पाया। इनको हेडक्वार्टर काफ़ी बैक करता है और इनके कोई रिलेटिव्स भी है। इधर है ना चीची काफ़ी सैड होती है, तो जुआन कहती है आप चिंता मत करें, मैं सारा ब्लेम मैं खुद ले लूँगी, क्योंकि मेरी सील है ना, मेरा स्टैम्प है, आपको प्रमोशन होने वाला है सीनियर अकाउंटेंट के ऊपर, तो आप ब्लेम मत लेना। तो चीची कहती नहीं, फंड वापस से आ रहा है तो बात खत्म, और तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने तुम्हारा स्टैम्प यूज़ किया और अपन सिर्फ सच्चाई बताएंगे। और तुम प्रोबेशन पीरियड पे हो, तुम्हें काफ़ी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तुम्हें फायर भी कर सकते हैं। कि मैं नहीं डरती, कि फिर भी। और इधर है ना मिस्टर मो आ रहे होते हैं मीटिंग से और साथ में डो चैंग भी होता है। और इधर मिस्टर मो बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम कितना बड़ा नुकसान करने वाली थी, ऐसे पता नहीं किसको भी हायर कर देते हैं, इतना बड़ा नुकसान होने वाला था, तुम ये पेमेंट कर सकती हो कभी? और तुम्हारे बॉस मिस्टर वू, उनसे मैं बात करूंगा। ये तो ठीक है, मिस्टर लिन ने पूरी लायबिलिटी ले ली और वो पैसा वापस से लेके आ गए। तो इधर है ना जुआन बोल पड़ती है कि आपकी गलती है, आपने पहले एरर करी है, आपने पेमेंट को रश करने की कोशिश करी, अगर आप पहले लेट ही नहीं करते तो ये होता ही नहीं और ये मिस्टेक ही नहीं होती। तभी चीची ने उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती सॉरी मिस्टर मो। इधर मिस्टर मो काफ़ी गुस्से में होता है, तभी इधर लिन आ जाता है और वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम? कि नहीं, बट आप है ना एक डॉक्टर रह चुके हैं, तो आपको है ना मैनेजमेंट नहीं आती है, तो ये जो एंट्री लेवल स्टाफ होते हैं ना, इनके साथ में थोड़ी सख्ती से पेश आइए। तो मिस्टर लिन कहते हैं थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। और फिर इधर मिस्टर मो कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है? नीची गुआन ना, तुमको अपनी जगह पता होनी चाहिए, जैसे भी तुम इधर ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं हो। और ये कह के मिस्टर मो यहाँ चले जाते हैं और फिर मिस्टर लिन अपने केबिन में चले जाते हैं। इधर मिस्टर लिन कहते हैं बैठो, बट चीची और जुआन दोनों नहीं बैठते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इधर ही खड़े रहते हैं। फिर इधर मिस्टर लिन बोलते हैं मैं जस्ट आया हूँ और तुमने मुझे एकदम से सरप्राइज दे दिया। तुमने अकाउंटिंग की पढ़ाई करी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से, तुम करेंसी का एक्सचेंज कैसे मिक्सअप कर सकती हो? ये तो बेसिक सी चीज़ है। इधर जुआन बोलती है आई एम सॉरी मिस्टर लिन,
आगे से ये कभी नहीं होगा। तो इधर मिस्टर लिन बोलते हैं, आगे से? आप है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए नहीं बने हैं। इधर है ना चीची बोलने वाली होती है। तभी मिस्टर लिन बोलते हैं, अभी से आप है ना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मूव कर रहे हो, आप मेरे अंडर रहेंगी। इधर है ना जुआन है ना अपना सामान समेट रही होती है और इधर है ना चीची कहती है कि तो अच्छी चीज़ ही हुई है, तुम है ना मिस्टर लिन के अंडर रहोगी, नहीं तो मिस्टर मो तुम्हारे साथ में क्या क्या करते पता ही नहीं लगता। हाँ, मेरा प्रमोशन जो सीनियर अकाउंटेंट में होने वाला था वो 1-2 साल टल जाएगा, बट मैटर ये करता है कि कंपनी का पैसा वापस आ गया। और इधर ना जुआन आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर और इधर ना वो यिंजी से मिलती है और यिंजी यहाँ पे काफ़ी खुश होती है कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए पहले से डेस्क फिक्स करके रखी हुई है और बिल्कुल मेरे पास में ही है। और इधर वो सबसे इंट्रोड्यूस करती है और इधर मिस्टर वॉन्ग होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस करती है। तभी इधर मिस्टर लिन आ जाते हैं और मिस्टर वॉन्ग कहते हैं कि इन्हें क्या असाइन किया जाए, सब काम तो सबको असाइन है। हाँ, अपने आर्काइव्स में कुछ फाइल्स है, आप कहे तो उन्हें मैं वो असाइनमेंट दे दूँ कि हाँ ठीक है, जो तुम्हें सही लगता है वो करो। और इधर मिस्टर वॉन्ग कहते हैं कि है ना हमने आर्काइव्स के अंदर है ना ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया था पुरानी फाइल्स को, तुम उनको वापस ऑर्गेनाइज कर सकती हो प्लीज़, क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्हें मेंटेन नहीं किया गया है। और इधर है ना येंजी है ना उसे आर्काइव्स रूम में लेके आती है और जीवन कहती है मेरे को लगा था यहाँ पे काफ़ी डस्ट होगी, फिर भी काफ़ी ठीक है। और फिर येंजी कहती है तुम चिंता मत करो, जब मैं फ्री होंगी ना तब तुम्हारी हेल्प करूंगी। और इधर है ना वो काम करती रहती है और शाम हो जाती है। तभी इधर येंजी आती है कि तुमने काफ़ी ढंग से अरेंज कर दिया, मुझे तो लगा 1 हफ्ते तक नहीं होगा, कि नहीं मैं 3 से 4 दिन में कर दूंगी। और मुझे है ना सब कुछ समझ में आने लग गया है कि चलो फिर ठीक है अपन खाना खाने चलते हैं। तो जीवन कहती है कि ये टेबल एक बार साफ कर देती हूँ और इनको अरेंज कर देती हूँ, फिर मैं अपने आप को ट्रीट दूंगी। कि वाह, पहले दिन ही ओवर टाइम करोगी, चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ ड्रिंक्स लेके आ जाती हूँ, तुमको प्यास भी लगी होगी ना, और फिर मैं वापस आके तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इधर मिस्टर लिन भी ओवर टाइम कर रहे होते हैं और उनके हाथ दर्द कर रहे होते हैं। आई थिंक सो इन एक्सीडेंट के कारण उनके हाथ को कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ है, तभी वो वापस से सर्जन का काम नहीं कर पाए। इधर ना वो फाइल्स देख रहे होते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं कि जुआन ने कहा था कि आपने ना पेमेंट रश की है मिस्टर मो। और इधर वो डेट देखता है और इधर ना मिस्टर लिन जा रहे होते हैं और आर के रूम से ना गाना गाने की आवाज़ आती है, ला 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 ला। और इधर ना मिस्टर लिन जस्ट अंदर आ जाते हैं। तो जियोन को लगता है येंजी है कि आप मुझे ना वो ग्रे फाइल्स देंगे, उसके अंदर मैं पेपर डाल दूंगी। और फिर वो क्यूटली पीछे मुड़ के देखती है, तभी इधर मिस्टर लिन होते हैं और वो एकदम से सीरियस हो जाती है कि मिस्टर लिन आप, सॉरी मुझे लगा येंजी है। और फिर मिस्टर लिन कुछ नहीं बोलते हैं और वो ग्रे फाइल्स लेके आ जाते हैं और उसके बाद में पीछे जाके है ना दूसरी फाइल्स चेक कर रहे होते हैं। और फिर मिस्टर लिन कहते हैं तुम काफ़ी हैप्पी लग रही हो, मैंने तुम्हें गाना गाते हुए सुना। तो इधर जीवन कहती है वो बस मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज कर दी थी ना, बट आप एकदम से आ गए और आपने सब कुछ फिक्स कर दिया, तो ऐसा लगा कि मेरे ऊपर से सारा भार हट गया। और वो इधर स्माइल करती है और फिर है ना मन ही मन सोचती है मैंने मक्खन सही से लगाया ना, काफ़ी सटल थी ना मैं, चलो कुछ और 2-4 लाइनें मार देती हूँ और इनको इम्प्रेस करने की कोशिश करती हूँ। और फिर कहती है मेरे को ये आर्काइव ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, एक बार अपन को सिस्टम समझ में आ जाता है ना तो काफ़ी रिवॉर्डिंग है ये चीज़। तो मिस्टर लिन है ना कुछ नहीं बोलते हैं और फाइल्स देखते रहते हैं। और इधर है ना जीवन कंफ्यूज होती है कि अब क्या करूँ, और फिर वो भी चुप हो जाती है और इधर ना वो अपना काम करती रहती है। तभी इधर येंजी आ जाती है कि सॉरी मैं काफ़ी लेट हो गई, और उसको पानी की बोतल देती है और देखो मैं युवा को भी लेकर आई हूँ, वो भी तुम्हारी हेल्प करेगी। और फिर इधर है ना जीवन कहती है कि तुमने मिस्टर लिन को देखा कि नहीं, कि अभी गए थे वो 40 मिनट्स इधर थे। कि 40 मिनट्स, मुझे तो लगा वो कब का काम करके चले गए होंगे, वो भी वो टाइम कर रहे हैं। और इधर है ना वो हमेशा आर्काइव रूम में आती रहती है और चीज़ें अरेंज करती है। और इधर है ना मिस्टर लिन भी आते रहते हैं और वो भी चीज़ें अरेंज करते रहते हैं और जुआन है ना उन्हें देखती रहती है। और इधर मिस्टर लिन चले जाते हैं तो जुआन आती है और वो देखती है कि वो कौन कौन से फाइल्स को देख रहे थे। तभी उसे पता लगता है कि उसे प्रोक्योरमेंट फाइल को देख रहे थे कि कहाँ से वो सोलर पैनल्स के लिए ना ग्लास परचेज करते हैं, कहाँ से वो सिल्वर परचेज करते हैं, कहाँ से सारा रॉ मटेरियल आता है। और इधर वो अपनी रूममेट्स के साथ में खाना खा रही होती है और येंजी बताती कि पता है रूमर्स उड़ रही है कि मिस्टर लिन और तुम दोनों का कुछ चल रहा है, तुम दोनों आर्काइव रूम्स में इतना रहते हो, वो तो मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए मुझे पता है कुछ नहीं है। इधर यूहान बोलती है कि हाँ कोई कह रहा था कि उन्होंने जानबूझ के तुमको अपने डिपार्टमेंट में लिया है। तो यूहान कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टर लिन के बारे में ऐसा कैसा कह सकते हैं कि क्या, कि हाँ वो अपने एलआई है, उनका बिगर गोल मैं समझती हूँ कि क्या है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, नोबल कॉज है और अपन सब उनके एलआई हैं। और अपना सामान टेबल पर रख के हाथों हाथ आर्काइव रूम्स में चली जाती है। और मिस्टर वॉन्ग है ना येंजी को कहते हैं कि काफ़ी डेडिकेटेड है कि हाँ, इधर है ना जुआन सब कुछ अरेंज कर देती है, इधर ना जुआन सब अरेंज कर देती है और काफ़ी हैप्पी होती है। और फिर देखती है कि अभी तक मिस्टर लिन नहीं है, तभी मिस्टर लिन आ जाते हैं और इधर जुआन खड़ी होती है कि देख लीजिए आपको जो चीज़ें चाहिए मैंने सब कुछ रख दी है, सब कुछ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के रिलेटेड। तो मिस्टर लिन कहते हैं तुम काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, कि ये तो कुछ नहीं है, मैं तो अपना जॉब कर रही थी, यू नो आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, मेरी मेमोरी काफ़ी अच्छी है, मैं सब कुछ ट्रैक कर सकती हूँ, आपको जो चाहिए 2 मिनट में लेके आ सकती हूँ मैं। तो मिस्टर लिन कहते हैं तुम्हारी मेमोरी अच्छी है कि हाँ। तो मिस्टर लिन कहते हैं ठीक है, तो तुम्हारे लिए एक टास्क है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कि हाँ बोलिए। कि 2005 से अभी तक अपन ने जो भी टॉप 5 रॉ मटेरियल परचेज किए हैं जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है,
वो अपन ने कहाँ से परचेज किए हैं, उनकी एक्सटर्नल प्राइस क्या है और अपन ने किस प्राइस पॉइंट पे लिया है और कितना चेंज हो रहा है ये प्राइसिंग। पूरी हिस्टोरिकल प्राइसिंग चाहिए मुझे कि क्या कि हाँ 2005 से अभी तक। तुम्हारी मेमोरी काफ़ी अच्छा है ना, तो देखते हैं। मुझे लगता है तुम ये काम आसानी से कर पाओगी, है ना। और इधर है ना जियोन मन ही मन सोचती है कि अपनी अलायंस खत्म हुई। और इधर है ना वो डॉम रूम में होती है और सल्क कर रही होती है कि हमारी अलायंस खत्म हो गई। इधर है ना येंजी बोलती है कि मिस्टर लिन को पता भी था कि वो तुम्हारे साथ में अलायंस में है। इधर है ना जियोन बोलती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे ब्रेन में तो सिर्फ है ना नंबर्स ही नंबर्स चलते रहते हैं कि आयरन का ये प्राइस है, ग्लास का ये प्राइस है, ईवी फिल्म का ये प्राइस है, और मेरे अंदर जो रोमांटिक गर्ल थी वो मर रही है। इधर है ना युवा पूछती है कि येंजी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये काम थोड़ी होता है, वो तो करेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करते हैं ना। और जब तुमने ये टीम ज्वाइन करी थी तो तुम्हें भी ऐसे टास्क दिए गए थे क्या शुरुआत में कि हाँ। फर्स्ट फ्यू डेज मेरे भी काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, मैंने तो अपने बॉस का चेहरा भी नहीं देखा था कुछ दिन तक तो, बट इसको तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, पक्का कुछ ना कुछ विसी है। और फिर वो जियोन को कहती है मेरे को लगता है मिस्टर लिन है ना जियोन को है ना डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। तो जियोन कहती है थैंक यू नोटिस करने के लिए, वो मेरे साथ में काफ़ी क्रूएल है, मेरे पे अत्याचार कर रहे हैं। तो येंजी कहती है ये नहीं, तुम पूरा गलत समझ रही हो, तुमने ड्रामास देखे। मुझे लगता है मिस्टर लिन को तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। फीमेल लीड ने कंपनी को ज्वाइन किया और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिला और उसके बॉस ने ना उसको अपने डिपार्टमेंट के अंदर बुला लिया अपने अंडर, ताकि उसको हमेशा देख सके। और जियोन उसकी तरफ देखती है और वो कहती है डिल्यूजन इज ए डिजीज, कोई बात नहीं, मैं वर्क हार्ड करूंगी और उसके बाद में कुछ दिनों की छुट्टी पे जाऊंगी आराम से। और इधर है ना वो डॉम रूम में काम करती है और एक्सेस शीट बना देती है। और फिर इधर वो मिस्टर लिन को एक्सेस शीट दिखाती है कि मैंने सारा हिस्टोरिकल डेटा 2005 से अभी तक सारा का सारा स्प्रेडशीट में लिख दिया है, और मैंने मेरे अपने नंबर से कॉल किया है ताकि अपन को ट्रेस बैक न कर पाए, और मैंने ईमेल भी है ना जीएक्सी का यूज़ किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिस्टर लिन कहते हैं थैंक यू, एक्सीलेंट वर्क, आपने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। तो जियान कहती है ठीक है कि आप ये 3 दिन की छुट्टी अप्रूव कर दीजिए। कि किस लिए, रीज़न क्या है। कि मैं काफ़ी बीमार हूँ। तो मिस्टर लिन कहते हैं मैं डॉक्टर रह चुका हूँ और आप मुझे है ना बीमार नहीं लग रहे हैं। कि आप ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर है कि नहीं, कि वही देख के बता सकते हैं कि मैं बीमार हूँ कि नहीं, मेरे अंदर सिम्टम्स है कि नहीं, आप नहीं। तो मिस्टर लिन कहते हैं मैं आपकी छुट्टी अप्रूव नहीं कर रहा हूँ। और वो इधर अपना मुंह नीचे करके आ जाती है और येंजी के पास में बैठती है और वो कहती है अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम ट्रेडिशनल डॉक्टर नहीं हो तो तुम्हें बुरा लगेगा। कि नहीं, कि उसे क्यों बुरा लगा फिर। और फिर वो अपना है ना लीव फॉर्म फेंक देती है, कुछ ने छुट्टी अप्रूव नहीं करी मेरी। और इधर है ना ऑफिस का काम खत्म करके तीनों वापस आ रहे होते हैं कि तभी वो नोटिस करते हैं एक नए बंदे ने ज्वाइन किया है और उसे बिल्डिंग 1 के अंदर जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है उधर डॉर्म रूम दिया गया है। उधर उसकी मॉम बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में कोई रूममेट नहीं रहेगा, वो पूरा डॉर्म रूम तुम्हारा है। इधर है ना येंजी और युवा बोलती है कि अपन को रूम मिलने वाला था, अपन को प्रॉमिस किया गया था कि जैसे बिल्डिंग 1 के अंदर रूम खाली होगा कि अपन तीनों उधर मूव करेंगे, अपन पहले आए हैं। इधर है ना अगले दिन युवा आती है और करती है और अपनी फाइल से आवाज़ करती है, इसका मतलब होता है कि तीनों को मीटिंग लेनी है। और इधर वो स्टाफ रूम में आ जाते हैं और इधर युवा बताती है कि ये न्यू हायर है और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का है और वो रिलेटिव है मिस्टर मूव का शायद तक, तो उसको सीधा का सीधा है ना अच्छा रूम दे दिया। कि ये तो गलत है, अपन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपन यहाँ पे ज़्यादा देर से काम कर रहे हैं, ये तो बहुत अनफेयर है, मैं ऑफिशियल कंप्लेन कर दूंगी। तो युवा बोलती कंप्लेन से कुछ नहीं होगा, वो रिलेटिव है और अपन ही फंसेंगे और अपन को कोई ना कोई ऐसा सड़ा सा रीज़न दे देंगे। फिर इधर युवा बोलती है जो कैफेटेरिया का केटरर है ना वो भी रिलेटिव है, उसे भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाले मिस्टर मोए लेके आए हैं कि हाँ उसका खाना इतना गंदा है फिर भी वो इधर रहता है। इधर ने जिया सोच रही होती है कि कुछ तो कुछ करना पड़ेगा और फिर वो बोलती है अपन मिस्टर लिन के पास में चलते हैं, उनको ही कंप्लेन कर देते हैं। उनके पास में जैसी भी हायर अथॉरिटी है मिस्टर मो से, उनकी रैंक ज़्यादा है और वो उनसे डरते भी नहीं है। तो इधर येंजी कहती है और अपन मिस्टर मो के अंडर आते भी नहीं है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दोनों मिस्टर लिन के अंडर आते हैं। तो युवा बोलती है कि मिस्टर लिन ने अपन को डांटा तो कि अपन इतनी ट्रबल कॉज कर रहे हैं और अपन उनको स्पॉट पे डाल रहे हैं। तो येंजी कहती है हाँ पॉइंट तो है, और अपन पे भी बैकफायर कर गया तो फिर अपन क्या करेंगे। फिर जिया बोलती है हाँ, और फिर कहती है मैं अकेली तो जा सकती हूँ। तो येंजी कहती है नहीं, या तो अपन सब जाएंगे या कोई नहीं जाएगा। इधर है ना जिया देखती है कि मिस्टर लिन है ना काफ़ी देर से है ना मीटिंग के अंदर है, कितनी देर से कैसी मीटिंग चल रही है। और फिर जैसी मीटिंग खत्म हो जाती है और मिस्टर लिन बाहर आते हैं तो जी हांग उनके पीछे जाती है कि आपके पास में कुछ टाइम है, मुझे आपसे बात करनी है। और मिस्टर लिन उसको देखते हैं और एपिसोड एकदम से खत्म हो जाता है। राधे राधे।